A very good afternoon to one and all present here. On behalf of Mechanical Engineering Department, Medicaps University Indore, I, Ram Bansal, welcomes you all in today's webinar on chemical safety and material safety datasheet. Here to attend the webinar on chemical safety and MSDS, we have with us our today's speaker, Ms. Vaisali Agrawal, proprietor, Fire Environment Safety Health and Hygiene Consultancy. I am so pleased to invite such personality to have an insight on today's topic. Welcome to you, ma'am. Now over to you, ma'am. Thank you, Bansal sir. Thank you for introducing me. And I would like to thank you, Sandeep Yadav sir and Rituraj Raghuvanshi sir, also for giving this opportunity to have a lecture in the university. Okay, so let's start with chemical safety and MSDS. It's today's topic cover. So where we use chemicals? Chemicals are used everywhere in our day-to-day life. If we can say where we use it, so in our daily life, common household items, we use the chemicals. Variety of chemicals we use. Like these are the processes where we use the chemicals. In plastic form, detergents, fabrics, rubbers, cosmetics, perfumes, everywhere we use the chemicals. मतलब हम हमारी जिंदगी केमिकल्स के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। हर चीज में आज की तारीख में हम अगर बात करेंगे तो केमिकल है, मिला हुआ है और यूज में भी है। केमिकल्स हमारे लिए जरूरी है, कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, और जो अच्छे हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स है और जो बुरे हैं उनमें भी कुछ चीज अच्छी है, इसलिए हम उसको यूज में कर रहे हैं। पर जब भी हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें हमें उसे यूजफुल वे में यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है। और सबसे जरूरी है हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी रखें, उसके बाद ही उसको हम इस्तेमाल करें ताकि उससे किसी को हर्ट ना हो, नुकसान ना हो, कोई इमरजेंसी ना क्रिएट हो जाए। When we handle dangerous chemicals, हमारी हेल्थ हमेशा स्टेज पर रहती है, तो इसलिए सेफ्टी को अपनाते हुए केमिकल्स को इस्तेमाल करना है। जब भी आप केमिकल्स के साथ काम करें, आप सुरक्षा के साथ काम करें, तभी हम केमिकल से एक्सीडेंट से बच पाएंगे। लाइक केमिकल्स को एक रिस्पेक्टफुल से हम यूज करें। अगर हम केमिकल को रिस्पेक्ट देंगे कि लाइक हमें इसको इस्तेमाल करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है, एज लाइक वाटर जैसा उसे यूज नहीं करना है और ना ही उसे वाटर की बोतल में भर के रखना है, तो उसके हजार्ड्स को हम जानते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, उससे फायर का खतरा भी नहीं होगा और एक्सप्लोजन का खतरा भी नहीं होगा। राइट, ये बहुत जरूरी है जानना कि केमिकल्स को किस तरह से हैंडल करना है और वो किस तरह से एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो 4 वे है जिस तरह से केमिकल्स हमें हार्म कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो हवा में मिक्स हो जाए और हम उसे इनहेल कर ले, या तो डस्ट के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में हम उसे इनहेल कर ले, सूंघ ले, या अंदर हम सांसों के थ्रू उसको ले ले। दूसरा है अगर केमिकल अगर स्पिल हो जाए, मतलब जहां पर भी वो रखा हुआ है और हम वहां पे काम कर रहे हैं, अगर वो केमिकल वहां से स्पिल हो जाता है तो हमें नुकसान दे सकता है। उसके बाद स्वैलोड मतलब हमने गलती से उसे पी लिया है, ठीक है, और हम काफी लंबे टाइम तक ऐसा कर रहे हैं या वन टाइम भी ऐसा किया है तो भी वो तकलीफ दे सकता है। और केमिकल एब्जॉर्ब हो गया, मतलब स्किन ने किसी तरह से उसे एब्जॉर्ब कर लिया हो। ये 4 मेथड्स होती है जिससे केमिकल बॉडी में जा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये चारों मेथड्स आगे फिर से आएंगी, तब भी हम इसको देखेंगे। तो इंजेक्शन, इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये मेथड्स होती है जिससे कि केमिकल हमारी स्किन में जा सकते हैं। व्हाट इज अ केमिकल हजार्ड? अगर हम केमिकल हजार्ड की बात करें तो केमिकल हजार्ड वो होता है जिसके कारण हमें इलनेस हो सकती है, बीमारी या इंजुरी, किसी तरह की हमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर ये सब होता है केमिकल हजार्ड में, इलनेस, इंजुरी या इमरजेंसी, फर्स्ट एड केस, व्हाटएवर, कुछ भी इसमें से होता है तो वो केमिकल हजार्ड में आता है। राइट, अब केमिकल हजार्ड से 2 तरह से इफेक्ट हो सकता है, फिजिकली भी और हेल्थ पर भी। तो देखते हैं कैसे होता है। रूट्स ऑफ एंट्री की बात जो मैंने अभी करी थी 2 मिनट पहले ही, तो ये रूट्स ऑफ एंट्री इनहेलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन या फिर इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन के थ्रू चले जाए या फिर आई कांटेक्ट हो जाए, तो ये जिस रूट से केमिकल एंट्री होने के चांसेस ज्यादा है उस तरह का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें यूज करना पड़ेगा।
राइट। जैसे कि अगर कहीं केमिकल ऐसा यूज हो रहा है कि वो स्प्रे के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आंखों पे जाने का खतरा और इनहेल होने का खतरा है, तो वहां पे हमें आंखों की प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ेगी और इनहेल ना हो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनहेल ना हो इसके लिए हम हुड लगा सकते हैं, वहां पे वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम पीपी भी दे सकते हैं, पर पीपी शुड बी लास्ट ऑप्शन। जैसा कि हम कंट्रोल हिरार्की जानते हैं, 4 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो हमें पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल से सोचते हुए फिर आखिर में पीपी कंट्रोल पे जाना है। पीपी जरूर प्रोवाइड करना है केमिकल सेफ्टी के लिए, लेकिन अगर उससे भी अच्छे कंट्रोल्स है स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो हमें वहां से स्टार्ट करना है कंट्रोल का हिरार्की। राइट, ये जब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। फिर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इसमें बहुत चीज खास है। एक तो डोज खास रहता है। डोज मतलब आपने जो है केमिकल कितनी मात्रा में लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एक्सपोजर की, और उसका ड्यूरेशन कितना है और कितना कॉन्सेंट्रेशन का आपने लिया है, इससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लाइक अगर कोई लाइट इफेक्ट का केमिकल है लेकिन उसका डोज आपने ज्यादा ले लिया और काफी लंबे वक्त तक उसका एक्सपोजर रहा, तो वो स्किन को बहुत इफेक्ट कर देगा। फिर एक्यूट इफेक्ट्स। एक्यूट इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि इमीडिएट दिख जाते हैं। जैसे कि किसी ने केमिकल को गलती से पी लिया, तो उसे इमीडिएट वोमिटिंग होगी, उसे जलन होगी, उसे पेट में सीने में जलन हो सकती है, तो ये एक्यूट इफेक्ट था। क्रोनिक इफेक्ट्स वो होते हैं जो लंबे वक्त के साथ दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें, हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो उसके बाद उसके इफेक्ट्स 100 ईयर्स तक देखे गए वहां पे। तो ये क्रॉनिक इफेक्ट थे जो वहां पे देखे गए। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे वक्त में आपको उसके इफेक्ट्स पता चलते हैं। जैसे कि बेंजीडाइड लिंक्ड टू ब्लैडर कैंसर, ये काफी लंबे वक्त में असर करता है, ब्लैडर का कैंसर करता है। एक्यूट इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे एसिड, एसिड अगर आपके ऊपर गिर जाएगा तो इमीडिएट आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, उस तरफ स्किन जो है वो पूरी की पूरी फट जाएगी, गल जाएगी। कोरोसिव होता है एसिड काफी। तो एक्यूट इफेक्ट्स और क्रोनिक इफेक्ट्स ही हो गए। फिर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी की बात करें तो हर व्यक्ति पे केमिकल का असर अलग अलग हो सकता है। किसी पे सिम्टम्स जल्दी दिख सकते हैं, किसी पे बाद में दिख सकते हैं। ये हर किसी की कैपेसिटी का, वेरिएबिलिटी का फर्क होता है। तो केमिकल्स के साथ डोज, एक्यूट इफेक्ट्स, क्रोनिक इफेक्ट्स और इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, ये 4 फैक्टर काम करते हैं। फिर हम आगे आते हैं केमिकल हजार्ड्स पे। केमिकल हजार्ड्स की बात करते हैं तो ये केमिकल हजार्ड से होने वाले हजार्ड्स हैं। केमिकल हजार्ड्स में हमने बात की थी फिजिकल हजार्ड्स और हेल्थ हजार्ड्स की। अगर हम फिजिकल हजार्ड की बात करते हैं तो फिजिकल हजार्ड्स में एक्सप्लोजिव्स हैं, रिएक्टिव केमिकल्स है और फायर हजार्ड्स है। फिर हेल्थ हजार्ड्स की बात करते हैं तो टारगेट ऑर्गन केमिकल्स है, कोरोसिव, सेंसिटाइजर्स और इरिटेंट्स है। फिर इसमें भी और बाइफर्केशन से फायर हजार्ड्स जो है वो पायरोफोरिक से भी हो सकते हैं और कंबस्टिबल से भी हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीडाइजर से भी हो सकते हैं और फ्लेमेबल से भी हो सकते हैं। रिएक्टिव केमिकल्स की बात करेंगे तो वाटर रिएक्टिव केमिकल्स भी होते हैं और कुछ अनस्टेबल भी केमिकल्स होते हैं जो एयर में रिएक्ट कर जाते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्थ हजार्ड में तो कोरोसिव्स में कुछ नहीं, सेंस इरिटेंट्स की बात करते हैं। सॉरी, हेल्थ हजार्ड में कार्सिनोजेंस भी है और रिप्रोडक्टिव हजार्ड्स वाले भी। रिप्रोडक्टिव 2 तरह के होते हैं, म्यूटेजेंस और टेराटोजेंस। तो ये सब हमें डिटेल में देखेंगे अभी आगे हम। राइट, इनका एक एक का डिस्कशन में आगे बताऊंगी आपको। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल हजार्ड्स की। फिजिकल हजार्ड्स में मेनली आते हैं स्लिप, ट्रिप, फॉल, फायर, फॉल फ्रॉम हाइट, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ये सब फिजिकल हजार्ड्स का कैटेगरी है। राइट, तो फिजिकल हजार्ड्स में हम देखते हैं, इसमें फिजिकल हजार्ड में लिया गया है कि केमिकल के कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जो हजार्ड है वो फिजिकल हजार्ड में उन्होंने काउंट किया है। जैसे कि केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबल मतलब ये कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, बहुत जल्दी फायर और बर्न भी बहुत जल्दी होगा। कंबस्टिबल की बात करेंगे तो मोस्ट कंडीशंस में जो कि बर्न हो जाए। फ्लेमेबल और कंबस्टिबल में फर्क होता है। फ्लेमेबल वो होता है जो आग को जल्दी पकड़ लेता है, कंबस्टिबल वो होता है जिसको आग लगाएंगे तो वो बर्न होगा, आराम से बर्न होगा। राइट, एक्सप्लोजिव ये है कि वो एक्सप्लोड होगा, जैसे पटाखे फूटते हैं या फिर और बम वगैरह फूटते हैं वैसे एक्सप्लोड होगा, डिटोनेट होगा और हॉट गैसेस उसमें से रिलीज होंगी। ऑक्सीडाइजर की बात करें तो उसमें जो है एक कंबशन बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन रिच है, वो ऑक्सीडाइजर का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और सपोर्ट्स विद ऑक्सीजन, तो कंबशन में काफी हेल्पफुल रहेगा और ऑक्सीजन बहुत जरूरी कंबशन के लिए। फायर सेफ्टी के लोग जानते हैं वाली चीज। तो इसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही नहीं होगी, ये खुद से भी बर्न हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगी। राइट, फिर ऑर्गेनिक परऑक्साइड की बात करें तो ये हजार्डस है। परऑक्साइड्स क्या होते हैं? परऑक्साइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं
और वो बॉन्डेड होते हैं एक साथ, मेनली एनायंस होते हैं ये। तो ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड जो है ये भी हजार्डस होते हैं, यूनिकली हजार्डस होते हैं और एक्सप्लोजिव्स होते हैं मेनली। अनस्टेबल की बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस जो होती है, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर की या फिर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस जो होती है, उसमें भी ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। अनस्टेबल मतलब जैसे कि आप उसको नॉर्मली स्टोरेज कंडीशंस, हम लोग नॉर्मली कोई स्टोरेज गोडाउन होगा या फिर हम नॉर्मली टेम्परेचर पे रख देते हैं, या फिर ज्यादा ज्यादा हम उसको या तो गर्म जगह पे रख सकते हैं या फिर ठंडी जगह पे रख सकते हैं, जैसा कि केमिकल का रिक्वायरमेंट हो। लेकिन वो उन नॉर्मल कंडीशंस में भी इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो इन इस तरह के केमिकल्स को स्टोरेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है, उन्हें वैसे स्टोर करना पड़ता है। इनको आप नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हैंडल कर सकते, स्टोर कर सकते हैं। वाटर रिएक्टिव केमिकल ऐसे होते हैं जिन पे अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, या तो एक्सप्लोड हो जाएंगे या फिर कुछ और उसमें फायर हो सकती है या फिर कुछ और हेल्थ हजार्ड दे सकते हैं। यस, वाटर रिएक्टिव केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी की बूंद पड़ेगी तो आग लग जाएगी, आग बुझेगी नहीं, इसमें आग लग सकती है। ये हो गए वाटर रिएक्टिव। फिर और देखते हैं हम अब क्रॉनिक इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स। तो उसमें सबसे मेन आता है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब जिससे कि कैंसर हो सकता है। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो टॉक्सिक एजेंट की बात करें जो पॉइजनस होते हैं, अब पॉइजनस में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट दे सकते हैं, वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों इफेक्ट्स दे सकते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन जिसको टेराटोजन बोलते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो फिटस होता है, डेवलपिंग फिटस, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। फिर इरिटेंट्स होते हैं। इरिटेंट्स मतलब आपको आंखों में या स्किन पे जलन, रैशेस, लाल होना या कुछ तरह का इरिटेशन दे देंगे। कोरोसिव्स जो होते हैं वो आपके लिविंग टिश्यूज को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, घर में कई लोग टॉयलेट क्लीन करने के लिए एसिड यूज करते हैं, तो वो एसिड एक्चुअली H2SO4 होता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि हाईली कोरोसिव में आता है। तो हम जो यूज करते हैं टॉयलेट्स में वो तो काफी डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, स्टिल वो भी डैमेज कर देगा। अगर आप ग्लव्स पहने बिना उसको यूज करेंगे और आपके हाथ पे वो गिर जाए तो भी आपको जलन करेगा वो, या कुछ और भी डैमेज कर देगा, जबकि वो हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। कोरोसिव वो होते हैं जो लिविंग टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, राइट। सेंसिटाइजर की बात करें तो मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एलर्जी डेवलप कर देते हैं, जिसके एक्सपोजर में आप आएंगे तो वो आपको किसी भी तरह की एलर्जी दे देंगे। फिर टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक एजेंट्स, ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये केमिकल्स स्पेसिफिकली बॉडी के किसी ऑर्गन पे टारगेट करते हैं, या तो लंग पे या लीवर पे या ब्लड पे या किडनी पे या नर्वस सिस्टम पे। ये इसमें से किसी एक ऑर्गन को टारगेट करते हैं और फिर उस पर इफेक्ट कर देंगे। ये क्रॉनिक इफेक्ट्स वाली चीजें हैं। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं केमिकल्स के बारे में। पायरोफोरिक है, फ्लेमेबल केमिकल्स है, कंबस्टिबल केमिकल्स है, ऑक्सीडाइजर्स, ये हमने इतनी इसमें वैरायटीज देखी अभी। फ्लेमेबल्स के लिए इस तरह के हम सिंबल यूज करते हैं, ये आपने देखे होंगे कभी ट्रक्स पे या कोई केमिकल ले जाने वाले टैंकर्स वगैरह पे इस तरह के सिंबल्स लगे रहते हैं, तो हम उनकी मीनिंग्स में भी देखेंगे इसमें आगे। जैसे ये है कंबस्टिबल लिक्विड, ये कंबस्टिबल लिक्विड, ये 100 डिग्री या उससे ज्यादा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे ज्यादा के टेम्परेचर पे इग्नाइट हो रहा है तो कंबस्टिबल लिक्विड है। और जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पे भी इग्नाइट होने लग जाए वो फ्लेमेबल लिक्विड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल लिक्विड्स, राइट। अब हेल्थ हजार्ड की बात करते हैं। तो हेल्थ हजार्ड में कैटेगरी ए है बायोलॉजिकल एजेंट्स की, फिर फिजिकल एजेंट्स की, फिर केमिकल एजेंट्स की। तो इसमें सेंसिटाइजर्स आते हैं, टारगेट ऑर्गन केमिकल्स आते हैं, रिप्रोडक्टिव हजार्ड्स आते हैं, कार्सिनोजेंस हैं, राइट। ये अगर हम बॉडी का चार्ट देखेंगे तो देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS जिसको बोलते हैं। तो इस पे इफेक्ट कौन से केमिकल कर सकते हैं? टेट्राक्लोरोइथेन, मर्क्यूरी, कार्बन डाइसल्फाइड। ये अगर केमिकल्स यूज करते हैं तो ये हमारे CNS पे इफेक्ट करते हैं। क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं तो वो हार्ट पे इफेक्ट करता है। फिर मर्क्यूरी, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यूरेनियम, इसमें से कुछ भी यूज करते हैं तो वो किडनी पे इफेक्ट करता है। फिर कॉटन डस्ट है जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज होती है, एल्यूमिनियम डस्ट है, एस्बेस्टस फाइबर से, सिलिका है, तो वो लंग्स पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, सिलिका इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वहां पे जो डस्ट उड़ता है, सिलिका की डस्ट से सिलिकोसिस बीमारी भी होती है जो कि नोटिफाइबल डिजीजेस में आती है, उसमें लंग पे इफेक्ट होता है। कॉटन डस्ट, कॉटन इंडस्ट्री में जो कॉटन की बेलें होती है जब उसको साफ करते हैं तो बहुत डस्ट निकलता है,
और उससे भी लंग्स पे इफेक्ट होता है। उसके बाद एस्बेस्टस फाइबर्स, जहाँ पे एस्बेस्टस की शीट्स बनती है, वहां पर भी एस्बेस्टस की धूल या डस्ट से जो बीमारी होती है उसका नाम एस्बेस्टोसिस है। वो भी एक तरह का नोटिफाइबल डिजीजेस है जो फैक्टरीज में मेंशन है। फिर टेट्राक्लोरोइथेन, विनाइल क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, ये अगर यूज में आता है तो इससे लीवर पे इफेक्ट होता है। तो ये टारगेट ऑर्गन केमिकल्स से, राइट, इससे किसी स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट पे इफेक्ट हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं इसमें केमिकल हेल्थ इफेक्ट्स की बात करते हैं। इरिटेंट्स, इरिटेंट्स जो होते हैं वो स्किन टिश्यू के कांटेक्ट में आके आपको इन्फ्लेमेशन जैसा फीलिंग देंगे, जैसे कि आपको बहुत जलन हो रही है, आग जैसा लग रहा है। इरिटेंट्स इस तरह के केमिकल्स होते हैं। कोरोसिव, स्किन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे जहां पर भी कांटेक्ट में आएंगे। सेंसिटाइजर्स आपको एलर्जी दे देंगे, एलर्जिक रिएक्शंस, राइट। इरिटेंट्स अलग चीज है, सेंसिटाइजर्स अलग चीज है। इरिटेंट्स में आपको एक जलन जैसी महसूस होगी या आग लगने जैसी महसूस होगी, जबकि सेंसिटाइजर में आपको एलर्जी रिएक्शन जैसा महसूस होगा। फिर टारगेट ऑर्गन केमिकल्स स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स और सिस्टम्स को डैमेज करेंगे। और रिप्रोडक्टिव हजार्ड्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी स्पर्म की या एग की, और फीटस को भी डैमेज कर सकता है आफ्टर कंसेप्शन। कार्सिनोजेंस जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। फिर और हम बात करते हैं तो इरिटेंट्स, कोरोसिव्स। कोरोसिव इस तरह से उसका सिंबल रहता है कोरोसिव का। देखिए ये एक हाथ है, हाथ पे अगर केमिकल की एक बूंद भी गिरी है तो वो उसको इतना इफेक्ट कर रहा है। लाइक अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने एक इंडस्ट्री में काम किया था जहाँ पे 99% प्योर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते थे और काफी ज्यादा स्टोरेज था उसका। सल्फ्यूरिक एसिड इतना प्योर था कि अगर उसकी एक बूंद भी आपकी हथेली पे पड़ गई तो आपकी हथेली का उतना हिस्सा गल जाएगा इमीडिएटली, आपको गायब छेद हो जाएगा वहां पे उतना। तो इतना वो प्योर फॉर्म था जो वहां पे यूज किया जाता था। तो कोरोसिव्स में यही है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इमीडिएट डैमेज कर देंगे लिविंग टिश्यू को वहां पे। विजिबल डिस्ट्रक्शन और इरिवर्सिबल डैमेज टू बॉडी टिश्यू, स्पेशली इस कैटेगरी में, कोरोसिव कैटेगरी में एसिड्स और कास्टिक्स आते हैं। ठीक है, ये पीएच स्केल दे रखा है, अगर 7 से कम होते जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो बेस कैरेक्टर बढ़ते जाता है। मतलब किसी का पीएच अगर 6 है तो वो माइल्ड एसिड है, किसी का पीएच अगर 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड सिमिलरली विद बेस, किसी का पीएच अगर 8 है तो वो जो है माइल्ड बेस है, किसी का अगर पीएच 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। हम आगे देखते हैं इसमें। अब टारगेट ऑर्गन इफेक्ट्स की हम बात करते हैं स्पेसिफिक, जो हमने अभी देखे थे। तो पहला वाला है हेपेटोटॉक्सिन्स है। हेपेटोटॉक्सिन्स वो केमिकल्स होते हैं जो लीवर डैमेज करते हैं। इसके सिम्टम्स से आपको जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है या लीवर इनलार्जमेंट की बीमारी हो सकती है। फिर केमिकल्स की बात करें तो कौन से केमिकल से ऐसा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से ऐसा होता है और नाइट्रस एमाइन से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है नेफ्रोटॉक्सिन्स। नेफ्रोटॉक्सिन्स वो नेफ्रो रिलेटेड टू किडनी होता है। तो केमिकल्स वो जो कि किडनी को डैमेज करेंगे। इसका साइंस एंड सिम्टम्स है एडेमा। अब एडेमा क्या होता है, तो एडेमा मतलब ये है कि एडेमा एक तरह का बीमारी है। एडेमा में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, राइट, एक्सेस ऑफ वाटर या फ्लूइड कलेक्टिंग इन द कैविटीज और टिश्यूज ऑफ द बॉडी। वो कहते हैं ना किडनी में पानी भर गया है, वो एडेमा बीमारी होता है। और ये कौन से केमिकल से होता है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर यूरेनियम से होगा ये। न्यूरोटॉक्सिन्स वो केमिकल्स होते हैं, न्यूरो रिलेटेड टू होता है ब्रेन, लाइक नर्वस सिस्टम रिलेटेड। तो वो केमिकल्स जिनका की जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, इनका मेन साइंस एंड सिम्टम्स होता है नार्कोसिस, बिहेवियरल चेंजेस या डिक्रीज मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब ब्रेन की जो है फंक्शनिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो मर्क्यूरी, कार्बन डाइसल्फाइड और लीड ऐसे केमिकल्स है जिनसे कि ये सब होता है। फिर नेक्स्ट है, फिर है वो एजेंट्स जो कि ब्लड पे काम करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का फंक्शनिंग कम कर देंगे, या फिर बॉडी के ऑक्सीजन में टिश्यूज का सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स से साइनोसिस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइनोसिस मतलब ये कि आपकी स्किन जो है ब्लड के इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से ब्लू कलर की हो जाएगी, ब्लूइश स्किन होने लग जाएगी, साइनोसिस वाली बीमारी होती है। अभी कौन कौन से केमिकल्स होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और साइनाइड्स, मेनली ये दो केमिकल से जो ये वाले काम करते हैं, आपके ब्लड पे इफेक्ट करते हैं जो। फिर है एजेंट्स विद डैमेज द लंग्स, जो कि लंग्स को डैमेज कर रहे हो। तो लंग्स में स्पेशली पुल्मोनरी टिश्यूज को डैमेज कर रहे हो। इसके साइंस सिम्टम्स से कफ होना या फिर चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना,
या फिर ब्रीथिंग नहीं आना ठीक से, तो एस्बेस्टस और सिलिका ये दोनों इस पे इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट इनसे डिजीजेस भी होती है, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, जो कि नोटिफाइबल डिजीजेस है एज पर फैक्टर्स एक्ट 1948। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स। तो वो केमिकल्स जो कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज पे इफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोमल डैमेजेस मतलब म्यूटेशंस बोलते हैं जिनको, मतलब 23 क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है, उस क्रोमोसोम्स के पेयर की नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल जीन्स पे इफेक्ट चले जाता है अगर इस पे कुछ इफेक्ट होता है तो। और फैटस को डैमेज कर सकते हैं, उसको टेराटोजेनेसिस बोलते हैं। इसके सिम्टम्स और साइंस से बर्थ डिफेक्ट्स होना या स्टेरिलिटी होना, स्टेरिलिटी मतलब रिप्रोडक्टिव प्रजनन क्षमता खत्म हो जाना, राइट। और केमिकल्स इसमें स्पेशली लेड है, लेड ऐसा केमिकल है जो कि ये वाले काम कर सकता है। फिर क्यूटेनियस हजार्ड्स है। क्यूटेनियस इज रिलेटेड टू स्किन, मतलब डर्मल लेयर, डर्मल इज रिलेटेड टू स्किन ऑल्सो, क्यूटेनियस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्किन। तो वो केमिकल्स जो कि आपकी डर्मल लेयर को इफेक्ट करेंगे। इसके साइंस एंड सिम्टम्स है डीफैटिंग ऑफ द स्किन, स्किन पे से फैट हट जाना, रैशेस होना, इरिटेशन होना। ये मेनली केमिकल्स कीटोन्स है या क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स है जो ये वाले हजार्ड्स करते हैं, राइट। कीटोन्स मेनली डाइंग वगैरह में भी यूज आते हैं, आप जो कपड़े डाई करवाते हैं उसमें कीटोन्स यूज आते हैं। फिर आई हजार्ड्स की बात करें जो स्पेशली आपकी आंखों पे इफेक्ट करेंगे, तो कंजक्टिवाइटिस कर सकते हैं, कोरोना डैमेज, कोरोनियल डैमेज कर सकते हैं, विजन ब्लड कर सकते हैं, या फिर आंखों में बर्निंग या सेंसिटाइजेशन या फिर इरिटेशन कुछ ऐसा महसूस होगा। तो ये सॉल्वेंट्स और कोरोसिव्स दोनों से ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, इंजुरीज की बात करें, अगर केमिकल से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो पहले इंजुरीज हो सकती है। इंजुरीज में आपकी आंखों में बर्न्स हो सकते हैं, स्किन पे बर्न हो सकते हैं, ऑर्गन्स पे बर्न हो सकता है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट है एलर्जी हो सकती है। एलर्जी मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकती है, कफ हो सकता है। इलनेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बीमारी हो सकती है, कुछ इमीडिएट बीमारी भी हो सकती है, कुछ बाद में पकड़ में आने वाली बीमारी भी हो सकती है। फिर फैटिलिटी की बात करें तो पॉइजनस केमिकल तो फैटिलिटी कर ही सकते हैं, फैटल मतलब डेथ होना। फिर कैटेगरीज ऑफ हजार्डस केमिकल्स, हजार्डस केमिकल्स की कैटेगरीज की बात करें तो हजार्डस केमिकल का कैटेगरी डिसाइडेड है, उसमें आता है कोरोसिव, फ्लेमेबल, टॉक्सिक, रिएक्टिव, बायोलॉजिकल, इन्फेक्शियस, कार्सिनोजन एंड रेडियोएक्टिव, राइट। लिक्विड फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो हजार्डस मटेरियल्स की 4 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वन मोर स्टेट इज वेपर, राइट। उनके वेपर भी रिलीज होते रहते हैं और उसके कारण भी बहुत से हजार्ड्स होते हैं। तो हजार्डस मटेरियल्स की 4 होती है फिजिकल स्टेट्स, राइट। फिर और आगे देखते हैं रूट्स ऑफ एक्सपोजर, किस किस वे में जो है ये एक्सपोजर हो सकता है हमारी बॉडी में। तो इनहेलेशन है, इनहेलेशन मतलब हमने सूंघ लिया उसे, किसी भी तरह से इनहेल कर लिया उसकी डस्ट को, उसके वेपर को। और इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब हमने जो है उसे हमारी बॉडी में किसी भी फॉर्म में उसको हमने ले लिया हो, उसे पी लिया हो गलती से। एब्जॉर्प्शन मतलब स्किन के थ्रू वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया हो, और इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट कर दिया गया हो बॉडी में किसी भी फॉर्म में। तो ये रूट्स ऑफ एक्सपोजर है। फिर हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं अब। पहली फ्लेमेबल की जो कि हम देख चुके हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा उसका फ्लैश पॉइंट होता है। और टॉक्सिक की बात करें तो जिसमें कैपेसिटी है आपको हार्म करने की किसी भी वे में, या तो एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, इनहेलेशन या इंजेक्शन के फॉर्म में, राइट। ये हो गए टॉक्सिक केमिकल्स। फिर आते कास्टिक, कास्टिक वो होते हैं जिसमें कैपेसिटी की वो आपको बर्निंग फीलिंग दे सकते हैं, या आपके जो ऑर्गेनिक टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कोरोसिव सब्सटेंसेस। फिर ये क्लास 1 जिसको हम एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं, तो ये क्लास 1 का सिंबल ऐसा है, एक्सप्लोजन का सिंबल बना हुआ है साइड में, और ये केमिकल का नाम यहाँ पे दिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड इज एन एक्सप्लोजन। ये लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं ये उसके पिक्चर्स यहाँ पे लिए गए हैं। क्लास 1 एक्सप्लोजिव्स में आप देख सकते हैं 49 CFR। CFR जो है वो होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, ये ओशास में चलता है। उसमें कुछ एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि एम्यूनिशंस, ब्लैक पाउडर, फ्यूजेस, प्राइमर्स, बॉम्ब्स, फायरवर्क्स, फ्लेट्स, प्रोपेलेंट्स, रॉकेट मोटर्स, पाउडर केक, सिग्नल्स, साउंडिंग डिवाइसेस, ये एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम में आने वाले मटेरियल्स हैं।
जैसे कि माइनिंग वगैरह जब करते हैं तो खदान वगैरह में खुदाई करते हैं, ये सब करते हैं तो आपको एक्सप्लोजिव्स लगते हैं, ये वो सब एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स है, राइट। फिर नेक्स्ट है क्लास 2 एक्सप्लोजिव्स। क्लास 2 का सिंबल ऐसा होता है, राइट, क्लास 2 फ्लेमेबल के लिए लगता है, तो बंसन बर्नर फ्लेम इज, उसको यूज किया जाता है चेक करने के लिए। नेचुरल गैस से इसको चलाते हैं और डिफरेंट मेटल्स को बर्न करने में डिफरेंट कलर का फ्लेम आता है। आप देख सकते हैं फ्लेम्स का तीनों फोटो में अलग अलग कलर है, एक में येलो है, एक में ग्रीन है, एक में कुछ पिंक टाइप का कलर है। तो ये कलर से पता चल जाता है कि वो कौन सी चीज है जो जल रही है या उसका फ्लेमेबिलिटी रेंज क्या होगा, इससे वो लोग पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लास 2 में गैसेस भी आता है, तो गैस वाला सिंबल ये रहेगा, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रहेगा, उस पर इस तरह का सिलेंडर का सिंबल बना रहेगा। तो इसको जो है, इसको टेस्ट कर कैसे करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं कैन में और उसको हीट करते हो, फिर इमीडिएट उसको कूल कर देते हैं। तो जो वेपर बनते हैं वो एक तरह का वैक्यूम उसमें छोड़ देते हैं और उस एयर प्रेशर के कारण वो कैन क्रश हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका टेस्टिंग करते हैं। फिर गैसेस में एक सिंबल ये भी बनता है, कॉपर और नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं गैसेस में, तो ये इस तरह की खतरनाक गैसेस पे ये स्कल और बोन का सिंबल बनेगा। फिर फ्लेमेबिलिटी में बर्निंग मिथेनॉल देख सकते हैं, मिथेनॉल इतनी जल्दी मतलब आग पकड़ लेता है ये। तो फ्लेमेबिलिटी वाले में इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं 3 रेटिंग वाला। फ्लेमेबल सॉलिड्स में इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, इसमें हाफ रेड कलर का रहेगा, हाफ व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा और फ्लेमेबल ऐसा आग का सिंबल रहेगा। ये फॉस्फोरस से ये एयर में ही बर्न हो रहा है, आप फॉस्फोरस को एयर में निकालेंगे तो ही वो बर्न हो जाएगा। ये फ्लेमेबल सॉलिड्स की कैटेगरी है। फ्लेमेबल सॉलिड्स की एक कैटेगरी और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, मैग्नीशियम की रॉड रहती है, उसी पर टेस्ट होता है ये। फिर फ्लेमेबल सॉलिड्स में बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर है जो कि एसिटिलीन गैस रिलीज करते हैं, राइट। और ये एसिटिलीन गैस का हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, देखिए गैस है और ये हाईली फ्लेमेबल है। फिर ऑक्सीडाइजर्स एंड ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स की बात करें तो पोटेशियम क्लोरेट और गमी बेयर। गमी बेयर मतलब वो बच्चों की जो कैंडीज आती है वो वाली गमी बेयर, वो उसको जो है उन दोनों को साथ में रखा है, बर्न किया है, तो ये बर्न हो रहा है इजीली पोटेशियम क्लोरेट के सॉल्यूशन में। और कॉपर सिल्वर रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन दिखा रहे हैं कॉपर और सिल्वर की। फिर ऑक्सीडाइजर्स एंड ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड का ये वाला सिंबल बनता है, ओ बनेगा और उसके ऊपर फ्लेम्स रहेगा और 5.2 रेटिंग है। ये इसके लिए अगर आप ईथर की बॉटल वगैरह खोलते हुए पुरानी तो उस पर ऑर्गेनिक परऑक्साइड का टेस्ट करके देख सकते हैं, वो उस पर हो जाएगा टेस्ट। फिर हम बात करते हैं क्लास 6 की। क्लास 6 जो है पॉइजनस एंड इन्फेक्शियस मटेरियल से, तो उसमें आप देखिए क्लास 6 में कितने सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। एक में प्लेन स्कल और बोन का सिंबल है, एक में इन्फेक्शियस में इस तरह का है, हार्मफुल में इस तरह का सिंबल है, इनहेलेशन हजार्ड में इस तरह का सिंबल है। देखिए इसमें फूड स्टफ का सिंबल बना, हार्मफुल में स्टे अवे फ्रॉम फूड स्टफ, 6 रेटिंग दिया इसको। ये अलग अलग आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये किसी ना किसी ट्रक पे टैंकर्स पे रहते हैं, स्टोरेज वाली चीजों पे ये लगाते हैं। डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से रिलीजेस यूज पिक्टोग्राम से जो हमें यूज करने रहते हैं। फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के ये सिंबल है, 3 सिंबल इस तरह के हैं, रेडियो एक्टिव 1, 2 एंड 3 कैटेगरी है। और जीजन मुलर काउंटर यूज किया जाता है रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए। फिर कोरोसिव मटेरियल है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तो ये CO2 गैस लिबरेट करता है। मैग्नीशियम प्लस HCl ये H2 गैस लिबरेट करता है, ये कोरोसिव मटेरियल का सिंबल है। फिर इसके अलावा भी कुछ हजार्ड हो सकते हैं जिनको कि क्लास 9 में लिया गया है, जैसे कि हॉट वाटर खुद में एक हजार्ड है और फिर उसको आप एलिवेटेड टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक तरह का और हजार्ड हो गया। मतलब वाटर हजार्ड नहीं होता लेकिन उसको अगर हॉट कर दिया तो फिर वो एक हजार्ड में आ जाता है, तो मिसलेनियस हजार्डस मटेरियल्स में आ गया ये। फिर यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन होता है हजार्डस गुड्स का, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एक्सेप्टेबल करते हैं, स्पेशली इंडिया में तो चलता है। उसके हिसाब से क्लासेस दे रखी है, जिसमें क्लास 1 में एक्सप्लोजिव्स आता है, क्लास 2 में गैसेस है, गैसेस में भी कंप्रेस्ड भी होती है, लिक्विफाइड भी होती है, डिजॉल्व भी होती है, राइट। जैसे हमारे घरों में जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं LPG, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब हम लिक्विफाइड फॉर्म में उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लिक्विफाइड फॉर्म, राइट। उसके बाद ये जो वेल्डिंग कटिंग्स वगैरह में जो सिलेंडर्स यूज करते हैं ऑक्सीजन एसिटिलीन के, वो कंप्रेस्ड गैसेस होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। आपके फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में CO2 गैस होती है उसमें, राइट। तो कंप्रेस्ड लिक्विफाइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी होती है। क्रायोजेनिक लिक्विड्स भी होते हैं, क्रायोजेनिक मतलब जो बहुत चिल्ड होते हैं,
राइट। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन एक गैस होती है लेकिन उसको डिजोल्व फॉर्म में यूज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड नाइट्रोजन हो जाती है वो। तो कंप्रेस्ड, लिक्विफाइड, डिजोल्व अंडर प्रेशर और डीपली रेफ्रिजरेटेड, ये गैसेस में वाली कैटेगरी से। इसमें फिर और कैटेगरीज दिए, 2.1 दिया है फ्लेमेबल गैसेस को, 2.2 दिया है नॉन फ्लेमेबल गैसेस को, और 2.3 है टॉक्सिक या पॉइजनस के लिए। फिर क्लास 3 फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, क्लास 4 है फ्लेमेबल सॉलिड्स के लिए। फ्लेमेबल सॉलिड्स में भी 3 कैटेगरी है, फ्लेमेबल सॉलिड्स, फिर सब्सटेंस लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, और जिसमें फ्लेमेबल गैसेस है जो सब्सटेंस व्हेन इन कांटेक्ट इमिट फ्लेमेबल गैसेस। राइट, इसके पिक्टोग्राम से ये, जैसे कि ये हेल्थ हजार्ड कॉसिंग का ये वाला पिक्टोग्राम है, गैस सिलेंडर हो तो ये है, फ्लेम ओवर सर्कल हो तो ये है, फ्लेम हो तो ये है, तो इस तरह के सिंबल्स हैं। राइट, और आगे देखते हैं इसमें हम हजार्ड सिंबल ये वाले लगाने पड़ेंगे। अगर कोई टॉक्सिक है तो टी, वेरी टॉक्सिक है तो टी प्लस, फ्लेमेबल है तो एफ, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है तो एफ प्लस, इरिटेटिंग है तो एक्सआई, हार्मफुल है तो एक्सएन, एक्सप्लोजिव के लिए ये वाला, ऑक्सीडाइजिंग के लिए ये वाला, कोरोसिव के लिए ये, और एनवायरमेंटल डेंजरस, ये मछली का साइन है जो कि मरी हुई दिख रही है, तो एनवायरमेंटली डेंजरस है ये, एक्वेटिक एनिमल्स का पोल्यूशन है इसमें। फ्लेम ओवर सर्कल है, मतलब ऑक्सीडाइजर्स पे वाला सिंबल यूज होगा, एक सर्कल रहेगा उसके ऊपर फ्लेम का सिंबल रहेगा, ये ऑक्सीडाइजर्स के लिए यूज होगा। फ्लेम्स के लिए जहां पे फ्लेमेबल या पायरोफोरिक हो। पायरोफोरिक्स क्या होते हैं? पायरोफोरिक वो होते हैं दैट इग्नाइट्स इन कांटेक्ट विद एयर, स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाते हैं, मतलब एयर के कांटेक्ट में आते से वो इग्नाइट हो जाएंगे, जल जाएंगे। फिर सेल्फ हीटिंग या फ्लेमेबल गैसेज जिसमें से इमिट्स होती हो, या सेल्फ रिएक्टिव्स हो, या ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स हो, ये सारे पे ये वाला कैटेगरी का ये वाला सिंबल लगेगा। राइट, एक्सप्लोडिंग, जो बॉम्ब जैसे फूटते उस पर देखिए एक्सप्लोजन का सिंबल है, एक्सप्लोजिव्स है, सेल्फ रिएक्टिव्स या ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स पे ये वाला सिंबल लगेगा। स्कल एंड क्रॉस बोन्स का सिंबल लगता है एक्यूट टॉक्सिसिटी के केस में, मतलब जो फैटल हो और टॉक्सिक हो। कोरोजन वाले में स्किन कोरोजन हो, बर्न्स हो, आई डैमेज, कोरोजन टू मेटल्स, इस तरह का कुछ भी कैटेगरी तो उस पे वाला सिंबल लगेगा। गैस सिलेंडर्स में गैसेस अंडर प्रेशर्स, कंप्रेस्ड गैसेस वाली भी वाला सिंबल लगेगा। हेल्थ हजार्ड की बात करें, कार्सिनोजन हो, म्यूटेजिनिसिटी हो, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी हो, रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर हो, या टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो, या एस्पिरेशन टॉक्सिसिटी हो, किसी भी तरह का इस तरह का केस हो हेल्थ हजार्ड का तो उस पे वाला सिंबल लगेगा। एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं तो एक्यूट टॉक्सिसिटी है तो ये वाला सिंबल लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब इरिटेंट हो सकते हैं, सेंसिटाइजर हो सकते हैं, नार्कोटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल लगेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं एमएसडीएस शीट्स पे। नाउ व्हाट इज एमएसडीएस? इट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ये एक तरह का टेक्निकल बुलेटिन होता है, ये काफी लंबा 14-15 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उस केमिकल के बारे में। राइट, तो ओशाज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन, ओशा इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ओशा की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि मैन्युफैक्चरर, मतलब जो केमिकल बना रहा है वो ही इसका एमएसजीएस भी साथ में प्रोड्यूस करे और सबदूर दे। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल आपने परचेज कर लिया है और एज ए सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी ऑफिसर आप किसी कंपनी में हो और आपसे बोला जाता है कि आप इंटरनेट से निकाल लो, एमएसजीएस इंटरनेट में मिल जाता है। नहीं, एमएसजीएस आपको मैन्युफैक्चरर से ही लेना है, क्योंकि इंटरनेट से आपने एमएसजीएस निकाला आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें अंदर जो उसने केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकता है। मैन्युफैक्चरर ने कुछ और केमिकल कंपोजिशन यूज किया होगा, आपको इंटरनेट पे कुछ और भी मिल सकता है। तो आप जो केमिकल ले रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरर ने जो केमिकल कंपोजिशन यूज किया है उसकी जानकारी तो आपको वही दे सकता है, इसलिए उसी से एमएसजीएस लेना सही है। राइट, उसी का एमएसजीएस आएगा तभी वो ऑथोराइज माना जाता है। इंटरनेट से निकाला हुआ, गूगल पे से सर्च करके निकाला एमएसजीएस आपको ऑथोराइज नहीं माना जाता। ये एक ओशा का रिक्वायरमेंट है और एमएसजीएस में पूरी इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग देयर लेबल्स। लेबल भी हम आगे देखेंगे अभी कौन कौन से लेबल्स उस पर लगे होने चाहिए। फिर एमएसजीएस पे सारी जानकारी होती है उस केमिकल की, वो फर्स्ट टाइम शिप हो रहा है क्या हो रहा है, उस पर हर चीज लिखी होती है। और इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री की हम बात करें तो जो आज हम फॉर्मेट एमएसजीएस का यूज कर रहे हैं वो यूएस में डेवलप हुआ था और ये 29 सीएफआर जो है 1968 में पब्लिश हुआ था। ओशा का जो सीएफआर कोड है उसमें 1968 वाले में पब्लिश हुआ था। और केमिकल शीट्स जो है हम यूज करते हैं, इसको एमएसजीएस को कई लोग एसजीएस भी बोलते हैं, सेफ्टी डेटा शीट भी बोलते हैं।
या फिर MSDS भी बोल सकते हैं, राइट। ये ओशा ने जो है MSDS स्टार्ट करा था लेना मई 26 1986 से। उनके हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड HCS में 29 CFR 1910 1200 में ये मेंशन है, और तब से ये स्टार्ट हो गया है इस पे काम, राइट। आगे देखते हैं अब MSDS होता क्या है। इंटरनेशनल रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स की बात करें, लाइक हमने भी देखा कि MSDS जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड और उसकी टर्मिनोलॉजीज वो US से ली गई है, तो हर कंट्री ने अपना कुछ अलग भी रेगुलेशन बना रखा है। लाइक यूरोप की बात करें तो यूरोप में यूरोपियन डायरेक्टिव्स चलते हैं, ये उसके कोड है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे केमिकल हजार्ड एंड इंफॉर्मेशन एंड पैकेजिंग फॉर सप्लाई रेगुलेशन, जिसको शॉर्ट में चिप बोला जाता है, वो वाला रेगुलेशन चलता है। मैक्सिको की बात करें तो वहां पे ऑफिशियल मैक्सिकन स्टैंडर्ड जिसको NOM बोला जाता है वो चलता है। कनाडा में वर्क प्लेस हजार्डस मटेरियल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम चलता है, WHMIS जिसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट NOHSC, वहां पर ये चलता है। नॉर्वे में नॉर्वेगन पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ये चलता है। मतलब नाम कुछ भी अलग अलग हो पर चीजें उसमें लगभग सेम ही रहेगी। तो ये हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग गाइडलाइंस है जो वो लोग यूज करते हैं। फिर हम फुल फॉर्म लेके समझने के लिए अगर हम तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का फर्स्ट वर्ड है मटेरियल। मटेरियल में M की बात करें तो मटेरियल रॉ मटेरियल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग का मटेरियल भी हो सकता है, या फिनिश मटेरियल भी हो सकता है। फिर S सेफ्टी में जो S उसकी बात करें तो इसमें वही है, आपको समराइज करना है सेफ्टी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को, हेल्थ हजार्ड को, स्टोरेज हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन को मटेरियल के देखना है। डेटा की बात करें तो डेटा में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जिससे कि उसको कैसे हैंडल करना है, उसके फर्स्ट एड मेजर्स क्या होंगे वो आपको पता चल जाए। शीट में S की बात करें तो समरी शीट है, आप एक छोटा सा वो 15-16 पेजेस कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है, उसको नॉर्मल लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सेफ्टी का बंदे पूरी शीट पढ़ता है, बाकी तो कोई उसको डिटेल में देखता नहीं है। तो आप एक छोटी समरी शीट बना सकते हैं सिंगल पेज की, उसमें से काम की चीजें निकाल के। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इन शॉर्ट में हम MSDS जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें 16 सेक्शंस होते हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में या सेफ्टी डेटा शीट में। 16 सेक्शंस के हम नाम देखते हैं, उनका डिटेल देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी, किस कंपनी ने बनाया है, उसका नाम क्या है, उसके हजार्डस इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस की, जो मैं केमिकल कंपोजिशन बोल रही थी वो इस चीज में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस में। फिर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, उसके फर्स्ट एड मेजर्स, फायर फाइटिंग मेजर्स, एक्सीडेंटल रिलीज, अगर वो केमिकल है उसका एक्सीडेंटल रिलीज हो जाए, गलती से वो रिलीज हो जाए तो फिर क्या उसको कैसे करना है, हैंडलिंग इन स्टोरेज, किस कंडीशंस में उसको हैंडल करना है, किस कंडीशन में स्टोर करना है उसको, एक्सपोजर कंट्रोल्स, किस तरह का एक्सपोजर होने की उसमें ज्यादा संभावना, और किस तरह का पर्सनल प्रोटेक्शन, किस तरह के PPE यूज करना है वो उसके साथ दिया रहेगा। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी सारी रेंजेस, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजिबिलिटी, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिव, अगर वो किसी केमिकल से रिएक्ट करता है तो उसके बारे में जानकारी रहेगी, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो भी उसमें रहेगा। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये टॉक्सिक है कि नहीं है, इकोटॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कैसा है, इकोसिस्टम के लिए कितना हार्मफुल है। डिस्पोजल कंसिडरेशंस, इसको डिस्पोज किस वे में करना है, आफ्टर यूज इसको डिस्पोज कैसे करना है, हम इसे ड्रेन कर सकते हैं सीवेज सिस्टम में या फिर इसे किस कंडीशन में डिस्पोज करना है, ये सब उसमें दिया रहेगा। ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट के टाइम उसकी क्या कंडीशंस रखना है। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, इस पे कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगी। अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ और इस केमिकल की जानकारी हो तो वो इसमें रहेगी। तो ये 16 पॉइंट्स कवर होते हैं डिटेल्ड MSDS में। तो मैन्युफैक्चरर कई बार सारे पॉइंट्स कवर नहीं करते, वो कुछ और वो सारे पॉइंट्स कवर करे बिना ही बना के दे देते हैं। तो ये सेफ्टी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और मटेरियल डिपार्टमेंट की कि वो कोऑर्डिनेट करके मैन्युफैक्चरर से फुल MSDS ले। तो MSDS में कुछ वर्ड्स यूज हमें आते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हम उसका एब्रीविएशन से देख लेते हैं। MSDS में ये काफी वर्ड्स है जो आते हैं। TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, मतलब जितना कि हम उसको कर सकते हैं, इससे ऊपर लिमिट हम नहीं झेल सकते इसकी, राइट। इससे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए। TLVC दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू सीलिंग, ये यहाँ पे जो TLVC है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू की जा सकती है जो एटमॉस्फेयर ले सकता है। तो TWA होता है टाइम वेटेड एवरेज, मतलब ये 8 आवर्स की काउंट करके बनाया जाता है, 8 आवर्स में कितना एक्सपोजर परमिसिबल है उसकी लिमिट है। फिर STEL इज शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, आप शॉर्ट टर्म के लिए उसका कितना एक्सपोजर ले सकते हैं। IDLH होता है इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ,
उसको मेजर करते पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन या फिर एमजी पर मीटर क्यूब में। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और 30 मिनट्स में उसको वहां से एस्केप कर देना, छोड़ देना वो जगह। LD50 होता है लीथल डोज, इसको लीथल डोज 50 बोलते हैं। 50 मतलब ये इसको मेनली देखिए, जो भी केमिकल्स होते हैं ना, जब वो मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसको पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, मोस्टली या तो रैट्स पे या रैबिट्स पे, राइट। तो 50% पॉपुलेशन उसकी खत्म हो जाती है, इसलिए उसको लीथल डोज 50 बोलते हैं। मतलब कितना डोज देने पे 50% पॉपुलेशन उनकी खत्म हो गई, वो लीथल डोज 50 कहलाता है, राइट। और 14 डेज के अंदर डेथ लाइकली टू कॉज, डेथ हो जाती है 14 डेज के अंदर वो लेने के बाद। LC50 होता है लीथल कॉन्सेंट्रेशन 50। सेम चीज है, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे, या कॉन्सेंट्रेशन मतलब या तो फ्यूम के फॉर्म में रहेगा या मिस्ट के फॉर्म में रहेगा या डस्ट के फॉर्म में रहेगा। उसमें भी 50% पॉपुलेशन कितने कॉन्सेंट्रेशन पे खत्म हुई वो आता है। फिर LCL होता है लीथल कॉन्सेंट्रेट लो, इनकी मीनिंग्स भी आएंगे आगे। फिर MW मॉलिक्यूलर वेट, उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है। BP है बॉइलिंग पॉइंट। FLP है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट की दो मेथड्स होती है, हमने केमिस्ट्री में देखा होगा, ओपन कप और क्लोज कप मेथड होती है फ्लैश पॉइंट निकालने की। तो लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पर कि वो इनफ वेपर फॉर्म कर देगा फ्लेमेबल मिक्सचर के लिए, वो होता है फ्लैश पॉइंट। तो ये FLP है। UEL होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट और LEL होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। अगर वो केमिकल में एक्सप्लोजिविटी है, अगर वो केमिकल एक्सप्लोजिव रेंज में आता है तो उसकी LEL UEL मेंशन करना जरूरी रहता है। फिर IP होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। MEC होता है मिनिमम एक्सप्लोजिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर। अगर वो डस्ट भी उसका एक्सप्लोजिव है तो कौन सा एक्सप्लोजिव लेवल है जब वो डस्ट भी उसकी एक्सप्लोजन कर सकती है, ग्राम्स पर लीटर में इसको मेंशन किया जाता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जब वो सेल्फ सस्टेन कंबशन उसमें होने लग जाए वो वाला टेम्परेचर। रूट ऑफ हेल्थ हजार्ड, INH अगर लिखा है तो इनहेलेशन के लिए यूज है वो वर्ड। ABS लिखा है मतलब एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन है। ING लिखा है मतलब इंजेक्शन है। और CUN लिखा है मतलब स्किन या आई कॉन्टेक्ट की बात की गई है। तो ये शॉर्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे MSDS में, आपको इनके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए तभी आप MSDS रीड कर पाएंगे। तो सिफ्टी डेटा शीट में हम एक एक पॉइंट्स देखते हैं, अब क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन में उसका केमिकल नेम रहेगा, ट्रेड नेम रहेगा, मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस और इमरजेंसी फोन नंबर। जैसे कि हम बात करें केमिकल नेम और ट्रेड नेम, जैसे कि हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली हम उसे नमक बुलाते हैं, लेकिन उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल नेम NaCl है, फॉर्मूला NaCl, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, तो उसका ट्रेड नेम सोडियम क्लोराइड है, राइट। तो कई बार ये होता है कि केमिकल नेम और ट्रेड नेम डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन में दोनों चीजें लिखी होती है, केमिकल नेम भी और ट्रेड नेम भी, और किसने उस केमिकल को बनाया है और उसका इमरजेंसी फोन नंबर वो सब वहां दिया रहेगा। फिर हजार्डस इंग्रेडिएंट्स में उस पर लेबल लगा रहेगा। एक तो केस नंबर रहेगा, केस नंबर होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। ये केस नंबर हर केमिकल के लिए यूनिक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो जैसे कि हर नंबर का, हर केमिकल का एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक अलग रहता है, सिमिलरली हर केमिकल का केस नंबर बिल्कुल यूनिक रहता है। तो सपोज कोई केमिकल का केमिकल नेम अलग है, ट्रेड नेम अलग है, या कई बार केमिकल के 2-3 नाम होते हैं, IUPAC नेम्स अलग अलग हो जाते हैं ना केमिकल्स के, कुछ कुछ 2-3 तरह के नाम निकल कर आ जाते हैं, तो केस नंबर लेकिन सबका एक रहेगा। तो आप केस नंबर से पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में किस केमिकल की बात हो रही है, और केस नंबर बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। आप केस नंबर से इंटरनेट से इसका MSDS भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि केस नंबर सेम रहना चाहिए। तो ये केस नंबर सबसे जरूरी चीज है MSDS में। फिर ये TL की बात करें तो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है, ये सब इंग्रेडिएंट्स में लिखे होते हैं। TLV, ACGI जो है अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, उनकी तरफ से रहता है TLV लिमिट और ये सब, तो ये सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर हजार्डस आइडेंटिफिकेशन में आएगा मटेरियल का अपीयरेंस, वो किस फॉर्म में रहेगा, वो पाउडर फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, उसकी ऑर्डर कैसी, उसमें कैसी स्मेल आती है, उससे हेल्थ, फिजिकल, एनवायरमेंट हजार्ड कौन से होते हैं, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहना चाहिए। फिर अगला देखें तो फर्स्ट एड मेजर्स। फर्स्ट एड मेजर्स में स्पेशली अगर वो आंख में चले जाए तो क्या आपको करना है, स्किन पे एक्सपोजर हो जाए तो आपको क्या मेजर लेना है, इनहेल कर ले कोई तो क्या आपको फर्स्ट एड मेजर्स करना है, और इंजेक्शन अगर वो स्वेलोड हो जाए कोई गलती से उसको पी ले तो फिर उसके फर्स्ट एड मेजर क्या लेना है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। फायर फाइटिंग मेजर से मेजर रहता है कि कौन सी इसमें क्या, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, उसका फ्लैश पॉइंट क्या है, उसके अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है, स्पेसिफिक एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कौन सा यूज करना है, और PPE कौन सा यूज करना है।
तो सेफ्टी मैनेजर जो है कंपनी के, वो इसके एमएसजी से निकाल सकते हैं, वो हर केमिकल का एमएसजी इकट्ठा करके उसके पीपीज निकाल सकते हैं कि किस केमिकल पे कौन सा पीपी यूज करना है। हम वहां से चीजें निकाल सकते हैं, और कौन सा एक्सटिंग्विशर या कौन से एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वहां यूज करना है वो हम वहां पे देख सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आईज से प्रोटेक्शन के लिए आई वॉश स्टेशन होते हैं, बॉडी शावर होते हैं, तो कौन सी चीज किस केमिकल के पास में होनी चाहिए ये हम स्टडी करके पूरा एक चार्ट बना के वहां लगा सकते हैं। लाइक अगर ये केमिकल यूज हो रहा है तो यहाँ पे पास में बॉडी शावर होना चाहिए, क्योंकि इस केमिकल की अगर इस केमिकल से एक्सपोजर हो गया, कभी शरीर पे गिर गया, तो आपको बॉडी शावर करना पड़ेगा 15 मिनट्स का, तो वहां पे शावर लगा है। तो ये एमएसजीएस इसलिए भी जरूरी है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी नहीं है, सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, एचईसी मैनेजर्स के लिए भी, और कंपनी में भी जरूरी है, मटेरियल डिपार्टमेंट के लिए भी ये चीज। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, अगर गलती से ये एनवायरनमेंट में मिक्स हो रहा हो या इसका लीक हो गया हो, स्पिल हो गया हो, तो इससे एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे एनवायरनमेंट को, एक्वेटिक लाइफ को, ड्रेनेज में चले जाए, सीवर में चले जाए तो कितना हार्म करेगा ये सब के बारे में दिया रहता है। इसकी इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है, वो स्पिल जो कंटेमिनेट हो जाएगी जगह, कंटेनमेंट कैसे करेंगे, उसको क्लीन अप कैसे करेंगे, डिस्पोजल कैसे करेंगे, ये सब उसमें दिया रहता है एमएसजीएस में जानकारी। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है, किस कंडीशंस में स्टोर करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। फिर कोई केमिकल्स के साथ इनस्टेबल हो तो उसके साथ नहीं उसको रखना है, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है, राइट। फिर इंजेक्शन हो जाए, किसी भी तरह का एक्सपोजर हो जाए तो उसमें कौन से प्रोटेक्शन यूज करना है वो दिया रहेगा, राइट। जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लगेंगे, कुछ केमिकल्स जो है टॉक्सिक होते हैं या आपकी हेल्थ के लिए खराब होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम को खराब करते, तो किस टाइप का रेस्पिरेटर वहां पे यूज करना है वो भी दिया रहेगा। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अगर आपको लगाने हैं तो किस तरह के लगाने हैं वो भी उसमें मेंशन रहता है। मतलब आपके पास अगर डिटेल मैन्युफैक्चरर ने अगर बिल्कुल सही से काम करके अच्छे से बनाई एमएसजीए शीट, तो आपको देखिए इंजीनियरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे, आपको पीपीईज मिल जाएंगे, आपको एक्सटिंग्विशर्स की जानकारी मिल जाएगी, आपको शावर्स और क्या वहां पे लगाना है उसकी जानकारी मिल जाएगी, और वो आप एप्लीकेबल करवा सकते हैं। बकायदा आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, आप मैनेजमेंट को कमिट कर सकते हैं इन चीजों को लगाने के लिए भी कि ये चीजें एप्लीकेबल है और ये चीजें इस मेंशन्ड इस शीट में आपको ये चीजें लगानी चाहिए। फिर उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कलर, ऑर्डर, पीएच, ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, ये सब चीजें आ जाएंगी, वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है। फिर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करें तो ये काम की चीज है कि इसको किन केमिकल्स के साथ आप रख सकते हैं और किन केमिकल्स के साथ नहीं रख सकते हैं, राइट। देखिए ये एक जरूरी चीज इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है केमिकल हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसके पास में कोई ऐसा केमिकल रख दिया जिसके साथ रिएक्शन करके विग्रस स्टेट प्रोड्यूस कर देगा या विग्रस चीज प्रोड्यूस कर देगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से केमिकल साथ में रख सकते हैं, कौन से केमिकल साथ में नहीं रख सकते। और ये एक थोड़ा बड़ा इशू आ जाता है कंपनीज में। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक स्टोरेज एरिया बना देती है केमिकल के लिए, आप सारे केमिकल्स वहीं स्टोर करो, सारे ड्रम्स में केमिकल्स आते हैं तो आप सारे ड्रम्स वहीं स्टोर करो, कम क्वांटिटी में आएंगे तो ड्रम्स में या बैरल्स में आएंगे, ज्यादा में आएंगे तो फिर बड़े बड़े टैंक्स बनेंगे उसके लिए, तो वो नॉर्मली एक ही एरिया डिफाइंड रहता है, वहीं पे सब केमिकल रख दो। तो ये देखना थोड़ा जरूरी रहता है कि कौन से केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करें, सिर्फ हम वही साथ में रख सकते हैं। तो इसका भी एक कंपेटेबिलिटी चार्ट बनता है जो मैं आगे इसमें दिखाऊंगी, उसके हिसाब से इनको रखना चाहिए। फिर ये टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये इसमें आई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, ओरल एलडी, ये मैंने बताया था ना जानवरों पे उसको टेस्ट किया जाता है, रैट्स पे और रैबिट्स पे सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। इनहेलेशन, डर्मल LD50, स्किन सेंसिटाइजेशन, इन सब में क्या करते हैं जानवरों को ये केमिकल्स का एक्सपोजर देते हैं कुछ क्वांटिटीज में फिक्स में, और फिर उनको उनका इफेक्ट देखा जाता है, उनकी स्किन पे किसी तरह का इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, और कुछ भी फिर उनको डोज देने पे उनके बिहेवियरल में चेंजेस क्या आ रहे हैं, वो जिंदा भी है या फिर जानवर मर चुके हैं, तो इस तरह से टेस्ट करके फिर ये दी जाती जानकारी LD50, LC50 और इन सब की। फिर अगले क्रोनिक डाटा है, मतलब अगर ये इसमें क्रोनिक इफेक्ट्स आपको बॉडी में होंगे क्या इस केमिकल के कंटिन्यूस एक्सपोजर से। फिर ये बाकी सारी जानकारी, म्यूटेजेनिसिटी, रिप्रोडक्टिव टेराटोलॉजी और कार्सिनोजेनिटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोटॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब है कि एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट करेंगे, जैसे कि तेल कंपनियां होती है वो समुद्र में से अपनी पाइपलाइन निकालती है, अब अगर जिस भी दिन उनकी पाइपलाइन फूटती है, जैसे रिसेंटली कहीं हुआ है ये,
जैसी भी उनकी पाइपलाइन कभी फूट जाती है या उसमें से लीक होने लगता है, तो वहां के जानवर पूरे के पूरे खत्म होने लग जाते हैं उस तेल के रिसाव की वजह से। वो वहां उनका दम घुटता है, वो वहां पे सांस नहीं ले पाते पानी का पोल्यूशन की वजह से, तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर ये गलती से कुछ इस तरह से ऐसा चले जाता है केमिकल पानी में या कुछ, तो वो एक्वेटिक लाइफ को कितना डेंजर करेगा, ये उन उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें दी रहती है। तो डिस्पोजल कंसिडरेशंस, जब भी आप केमिकल को यूज करते हैं उसके बाद वेस्ट केमिकल जो बचता है उसको कैसे डिस्पोज करना है। डिस्पोजल में कई चीजें होती है, या तो उसको जला दिया जाता है, इंसिनरेट कर दिया जाता है, या लैंडफिल कर दिया जाता है। वेस्ट की 3-4 चीजें होती है, या तो उसको लैंडफिल करते हैं या इंसिनरेट करते हैं, यही सब कुछ होता है इसमें। तो उसको इंसिनरेट करना है कि क्या करना है, वो सब इसमें जानकारी दी रहती है। फिर आगे ट्रांसपोर्ट के टाइम क्या इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, किस कंडीशन को ट्रांसपोर्ट करना है। डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसने 9 क्लास बनाई थी हजार्डस मटेरियल की, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। फिर यूएन नंबर है, यूएन नंबर भी हम ऊपर देख चुके हैं। इसमें सब इंफॉर्मेशन है, तो उसको किस तरह से पैक करना है, किस तरह के कंटेनर में रखना है, किस तरह से शिप करना है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें सब चीजें दी रहती है। फिर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में वर्क प्लेस क्लासिफिकेशन की बात करें तो 29 CFR 1910-1200 एप्लीकेबल होता है। फिर हम बात करें तो सारा भी एक है, सारा जो है वो ये है सुपर फंड अमेंडमेंट एंड री ऑथराइजेशन एक्ट, राइट। ये भी एक है 40 CFR 372 में इसके बारे में मेंशन है, ये भी इस पर एप्लीकेबल हो सकता है। या TSCA, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंट्रोल एक्ट, या फिर RCRA, रिएक्टिव रिसोर्स कंजर्वेशन रिकवरीज एक्ट, या फिर CERCLA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पांस कंपनसेशन एंड लायबिलिटीज एक्ट क्लासिफिकेशन। तो हम अगर बात करें तो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन कौन कौन से रेगुलेशंस के अंडर आता है वो केमिकल, राइट। जैसे टॉक्सिक हुआ तो वो TSCA में आ जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव केमिकल से तो RCRA कैटेगरीज में भी वो आएगा। तो कौन से कैटेगरी, कौन से रेगुलेशन उस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये इसके बारे में जानकारी इस पे देनी रहेगी, राइट। फिर अदर इंफॉर्मेशन, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि इन 15 सेक्शंस में कवर नहीं हुई हो, तो वो इस 16 वाले में डालनी है, राइट। फिर कब MSGS ओरिजिनल इशू किया गया था, कब रिवाइज किया गया था, कब अमेंड किया गया था, सब मेंशन करना जरूरी रहता है। तो दिस वाज द MSGS शीट। जैसे कि हम बात करते अभी इसमें, आई होप इसमें सब सेफ्टी और फायर के लोग होंगे, तो हम ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर जो यूज करते हैं जिसको ABC टाइप बोलते हैं, ये उसके MSGS का मैंने सिर्फ एक ग्लिम्स लिया है छोटा सा, राइट। सिर्फ एक सिंगल शीट लिया है, 16 पेजेस वाला नहीं दिखा रही हूँ। लाइक अगर ABC एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसके फर्स्ट एड मेजर्स में अगर इनहेल कर लिया उसको, मतलब उस पाउडर को ज्यादा क्वांटिटी में आपने सूंघ लिया है, तो मूव पेशेंट्स टू फ्रेश एयर, गिव वार्म एंड रेस्ट, इंजेक्शन हो गया है तो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट का पानी पिलाना, उसको वोमिट नहीं करवाना है। देखिए कुछ केमिकल्स में वोमिट करवाने का लिखा होता है, कुछ केमिकल्स में वोमिटिंग नहीं होता है। मतलब ये क्या गलती से उसने इसको पी लिया है या खा लिया है, तो कुछ केमिकल्स में वोमिट करवानी रहती है, कुछ में नहीं करवानी रहती है, राइट। क्योंकि वोमिट करवाने में भी वो वापस आपकी पूरे सिस्टम से बाहर आता है, तो वो फिर डैमेज कर देता है। तो इसमें आपको वोमिट नहीं करवाना। अगर गलती से किसी ने ABC वाले पाउडर को अगर किसी ने गलती से खा लिया है या पी लिया है, तो स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो इफेक्टेड क्लोथिंग को रिमूव करना रहेगा और वॉश करना है पानी से। आई कांटेक्ट में आएगा तो आई वॉश सॉल्यूशन, या वही देखिए ये स्किन और आई कांटेक्ट जहां पर है ना, स्किन कांटेक्ट है तो आपको बॉडी शावर लगाना पड़ेगा, आई कांटेक्ट है तो आपको आई वॉश स्टेशन लगाने पड़ेंगे। तो ये केमिकल्स वही, हर केमिकल के यूज का वहीं पे दिया रहता है चीज क्या है। PPE की बात करें तो लोकल वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेशन सिस्टम देखिए पर्सनल प्रोटेक्शन में दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने इंजीनियरिंग कंट्रोल भी दिया है, PPE भी दिया है, दोनों दिया है। वेंटिलेशन सिस्टम इज इंजीनियरिंग कंट्रोल, लोकल वेंटिलेशन रहेगा, हेल्पफुल है पर जरूरी नहीं है। PPE में पर्सनल रेस्पिरेटर्स, डस्ट मास्क रिकमेंड करा है। डस्ट मास्क देखिए स्पेशली मास्क का कैटेगरी दिख गया, रेस्पिरेटर इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ डस्ट मास्क से इसमें काम हो जाएगा। स्किन प्रोटेक्शन में हैंड ग्लव्स यूज कर सकते हैं, आई प्रोटेक्शन में सेफ्टी गॉगल्स यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, if further medical attention is needed, please ensure the enclosed MSGS document accompanies the casualty, right। मतलब जो हम फोम यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर में उसका भी MSGS होना चाहिए, जो हम ABC पाउडर यूज कर रहे हैं उसका भी MSGS होना चाहिए, दिस बोथ आर द केमिकल्स, राइट। तो ये देखिए मैंने इसमें इंक्लूड किया था ABC का, ये सिर्फ सिंगल पेज का एक छोटा सा समरी बनाया हुआ है जो हमारे हेल्पफुल काम की चीजें हैं, सिर्फ उतने ही पॉइंट्स इसमें लिए गए। ऐसी एक सिंगल शीट्स बना के आप जहां जहां ये चीजें वहां पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं NFPA सिस्टम। NFPA सिस्टम की बात करते हैं।
एनएफपी इज नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसने कुछ सर्टेन मार्किंग्स, कुछ नंबर्स दे सके दिए हैं, जो कि आप स्टोरेज टैंक्स पे, बिल्डिंग वॉल्स पे, शॉप फ्लोर्स पे, टैंक्स पे, बैरल्स पे छोटे छोटे स्टिकर बना के आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं जिस कंपनी में काम करती थी, मैंने वहाँ ये एनएफपी के लेबल्स बना के लगवाए थे सारे ड्रम्स पे और सब पे, केमिकल स्टोरेज पे। तो ये स्पेशली पोटेंशियल हजार आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और एनएफपी का 704 सिस्टम इस पे एप्लीकेबल होता है। नाउ व्हाट इज दिस? एनएफपी रेटिंग्स आपको एमएसजी शीट में भी मिल जाएगी। एमएसजी शीट में एनएफपी रेटिंग होगी या फिर एचएमआईएस रेटिंग होगी, दोनों लगभग सेम ही रहती है। देखिए ये रेटिंग रहती है, इसमें 4 कलर्स यूज होते हैं, एक व्हाइट है, येलो, रेड और ब्लू। मैं आगे बताती हूँ किस कलर की क्या मेंशन है। इसमें 0 से 4 तक रेटिंग रहता है। 0 सबसे कम, 1 स्लाइट, 2 मॉडरेट, 3 सीरियस और 4 सीवियर के लिए रहता है, राइट। जैसे कि एनएफपी लेवल में ये रेटिंग है। इसमें जो येलो कलर है, ये येलो कलर इनस्टेबिलिटी हजार्ड है, मतलब इनस्टेबल है, केमिकल कितना स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है। 0 रेटिंग है मतलब ये कि केमिकल स्टेबल है, 1 है मतलब स्लाइट अनस्टेबल है, 2 है मतलब मॉडरेट अनस्टेबल है, 3 है मतलब ज्यादा ज्यादा अनस्टेबल, 4 है मतलब हाईली अनस्टेबल है, राइट। फिर ये रेड कलर जो रेटिंग है, रेड इज फॉर फायर हजार्ड, तो फ्लेमेबिलिटी हजार्ड की रेटिंग है। ब्लू कलर इज फॉर हेल्थ हजार्ड, 0 से 4 वही रेटिंग है। फिर ये व्हाइट कलर जो है ये स्पेसिफिक हजार्ड्स के लिए होता है या अदर हजार्ड्स के लिए होता है। जैसे वाटर रिएक्टिव है तो W लिख जाएगा और W को क्रॉस कर दिया जाएगा, तो वाटर रिएक्टिव हो गया। ऑक्सीडाइजर होगा तो यहाँ व्हाइट वाले में OX लिख देंगे। कोरोसिव होगा तो COR लिखा हुआ आ जाएगा। एसिडिक है तो ACID एसिड लिख देंगे। अल्कली या कास्टिक है तो ALK लिख देंगे। रेडियोएक्टिव है तो ऐसा सिंबल बना हुआ आ जाएगा। मतलब ये स्पेसिफिक हजार्ड को मेंशन करने के लिए व्हाइट वाला कॉलम दिया हुआ है। तो ये है एनएफपी लेवल और उसको रीड करने का तरीका। तो ये रेटिंग से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि 3 रेटिंग इसमें दिया इस लेवल पे। अब 3 रेटिंग का मतलब है कि ये हाईली फ्लेमेबल हजार्ड है इसमें। मतलब देखिए 0, 1, 2 रेटिंग तक ठीक है मामला, लेकिन 3 और 4 रेटिंग वाली चीजें जहां पर भी आ रही है, वहां पे आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा उस केमिकल के साथ, स्टोरेज में भी, ट्रांसपोर्ट में भी और हैंडलिंग में भी। 0 से 2 तक आप उसको चला सकते हैं, क्योंकि केमिकल है तो कुछ तो हजार्ड होगा ही, हर चीज 0 पे नहीं रहेगी। आपको 0, 1, 2 चलेगा, 3 और 4 पे आपको स्पेशल केयर लेना है। और ये वाटर रिएक्टिव मतलब ये पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ आपको स्पेशल जरूरत है केयर की, क्योंकि पानी तो स्पेसिफिकली अगर आप शॉप फ्लोर्स की बात करते हैं, क्योंकि केमिकल्स जहाँ यूज आते हैं वहीं की बात करते हैं। शॉप फ्लोर पे तो पानी आपको मिलेगा, प्रोसेस में मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, क्लीनिंग वाटर रहेगा। तो आपको वाटर रिएक्टिव केमिकल है तो आपको स्पेसिफिक ध्यान रखने की जरूरत है। फिर HMIS रेटिंग भी रहती है। देखिए अगर आप NFP लेंगे ना तो उस पर अगर आप MSGS देखेंगे तो उस पर या तो NFP रेटिंग रहेगी या फिर HMIS रहेगी। नाउ व्हाट इज दिस HMIS? HMIS इज हजार्डस मटेरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राइट। तो ये लगभग बराबर ही रहती है। जैसे कि इन्होंने दिया है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रेटिंग दिया है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रेटिंग आप देखेंगे तो हेल्थ, फ्लेमेबिलिटी और फिजिकल हजार्ड, तो इसमें फ्लेमेबिलिटी हजार्ड ज्यादा है, राइट। इसका ऐसा डायमंड नहीं आएगा, एनएफपी का जैसे डायमंड होता है वैसा नहीं आएगा इसका। इसमें भी इसमें बस इस तरह का रेटिंग बना हुआ है और नीचे पर्सनल प्रोटेक्शन दिया है। इसकी भी रेटिंग 0 से 4 ही चलती है। 0 मतलब मिनिमल हजार्ड, 1 फॉर स्लाइट हजार्ड, 2 फॉर मॉडरेट हजार्ड, 3 फॉर सीरियस हजार्ड एंड 4 फॉर सीवियर हजार्ड, राइट। 3 और 4 इसमें केसेस है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सीरियस और सीवियर वाले, राइट। तो इसमें भी यही रेंजेस दी हुई है। तो MSGS में 2 चीजें रहेंगी, या तो HMIS रेटिंग रहेगी या NFP रेटिंग रहेगी, कुछ एक तो जरूर रहेगा, राइट। पर्सनल प्रोटेक्शन में अगर गॉगल यूज करना है तो गॉगल का सिंबल बना देंगे, रेस्पिरेटर यूज करना है तो रेस्पिरेटर का सिंबल, दोनों यूज करना है तो दोनों सिंबल बना दिए जाएंगे, जो भी यूज करना है उसके सिंबल बना दिए जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं नेसेसरी रिलेशनशिप अमंग प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स एंड केमिकल्स। देखिए केमिकल से हम मटेरियल्स बनाते हैं, मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये उसका रिलेशनशिप है मेनली, जो कि केमिकल्स हम यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाने हो तो उसकी रिक्वायरमेंट है केमिकल यूज करना। अब इसमें हजार्डस फ्लो कम्युनिकेशन देखते हैं। सप्लायर है जिससे हम केमिकल ले रहे हैं, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से केमिकल नहीं लेते कंपनीज में। मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज के बीच में एक सप्लायर होते हैं जिनसे कि केमिकल्स लिए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट कंपनीज से डील नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते, बहुत कम केसेस है जहां मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो सप्लायर की तरफ से ही हम MSGS आता है। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द MSGS टू सप्लायर्स एंड सप्लायर्स प्रोवाइड टू अस ऑन डिमांड।
आप सोचोगे केमिकल कंपनी में आ रहा है तो साथ में एमएसजी आ जाएगा, ऐसा मैंने अभी तक तो कहीं नहीं देखा है। हमें डिमांड करना पड़ता है तभी वो प्रोवाइड होता है, वरना नहीं होता है। और इनफैक्ट प्रैक्टिकल बात करें, जब हम डिमांड करते हैं सप्लायर से तो पहला क्वेश्चन ये होता है आपके ऑडिट है क्या, इसलिए आपको ये सब चाहिए, अभी तक तो नहीं मांगा, ऐसा भी सुनने में आता है। मतलब थोड़ा सा रिलक्टेंस आता है एमएसजी प्रोवाइड करने में सप्लायर्स की तरफ से। तो सप्लायर एम्प्लॉयर को देगा, एम्प्लॉयर फिर अपने वर्कफोर्स को इसके हिसाब से ट्रेनिंग और जानकारी देगा। और अगर उसमें कुछ रिसर्च हो रही है, जर्नल्स में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इम्प्लीकेशंस आ गए, कुछ नई चीजें आ गई है, तो उसके बारे में भी जानकारी ऐड करके सप्लायर नहीं, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि उस एमएसजी को अपडेट करे और सप्लायर को दे, और फिर सप्लायर एम्प्लॉयर को दे, और वर्कफोर्स को उसकी जानकारी दी जाए। कांस्टेंट अपडेट चलते रहना चाहिए। मतलब एमएसजीएस में भी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या कुछ रिसर्च हुई है, कुछ भी होने के बाद उसमें कुछ अगर चेंजेस है, तो वो नया वाला अपडेट वाला मैन्युफैक्चरर को बनाना है और सप्लायर को प्रोवाइड करना, और सप्लायर को एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना है, और एम्प्लॉयर को अपने पास ही नहीं रखना, उसके बारे में जानकारी वर्क फोर्स को देना है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन फ्लो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं कि एमएसजीएस अपडेट हो रहा हो मैन्युफैक्चरर की तरफ से। बहुत कम बार है जब मैन्युफैक्चरर अपडेट करते हैं। 4 कंट्रोल अप्रोचेस हम बात करते हैं, तो पहली की बात करते हैं जनरल वेंटिलेशन। केमिकल्स की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक वो जो 4 कंट्रोल हिरार्की जो होती है, इंजीनियरिंग कंट्रोल और वो वाली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, वो उसी में से जिस्ट निकाल के यहाँ लिया गया है, ये समझ सकते हैं। तो इसमें केमिकल्स को यूज करने टाइम हम जनरल वेंटिलेशन ले सकते हैं। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल ही जनरल वेंटिलेशन, लेकिन इंजीनियरिंग कंट्रोल लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे ये वाली चीज ली जो स्पेसिफिक केमिकल के लिए जनरल वेंटिलेशन होगा। या फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ जाएगा एलईवी। नाउ व्हाट इज एलईवी? एलईवी इज लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, राइट। फिर है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब ये कि हजार्ड को आप कंटेन कर दो, इनक्लोज कर दो। मतलब छोटे छोटे आप उसको सेकेंडरी कंटेनमेंट्स बना के केमिकल्स को रख लो, जैसे कि डाइकवॉल होता है ना टैंक में, सेम ड्रम्स वगैरह के लिए आप छोटे छोटे सेकेंडरी कंटेनमेंट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट इसमें स्पेशल एक्सपर्ट एडवाइस नीडेड। अगर कुछ स्पेशल और रिस्क है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देना रहेगा। रिस्क रिडक्शन इन एक्सपोजर, ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन एक्सपोजर, स्पेशल हेल्प नीडेड। देखिए केमिकल्स के हिसाब से डिपेंड करता है आपको कौन कौन से इसमें कंट्रोल्स आपको यूज करना है। जनरल वेंटिलेशन तो हम रखते हैं, जहां भी केमिकल्स यूज करना आपको जनरल वेंटिलेशन रखना पड़ेगा। ये लोकल एग्जॉस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कहीं कहीं पे आपको एग्जॉस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कहीं पे हुड्स लगाने पड़ेंगे। और कंटेनमेंट आपको रखना चाहिए जब भी आप केमिकल्स को स्टोर करें। मैं आगे फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी इन सबके। और कुछ केमिकल्स में स्पेशल केयर की जरूरत होती है, तो आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस लगेगी उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। लाइक जैसे कि हम आगे देखते हैं, एक्सीडेंट्स खुद से नहीं होते हैं, वो या तो सेफ्टी रूल्स की इग्नोरेंस से होते हैं, या सेफ्टी अवेयरनेस ना होने की वजह से होते हैं, या फिर एटीट्यूड की वजह से होते हैं। तो बेसिक कॉजेस भी एक्सीडेंट्स के, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। आवाज भी आ रही है ठीक से? हाँ हाँ मैम, आ रही आवाज, आ रही। ऑडिबल मैम, इट इज ऑडिबल। क्या सोचकर नानक जी किया जो किया। किसी सरदार ये जो जल्दी फाइल लगा क्या एक क्लोज पे क्या नाश्ता दे रहे बाबा। हाँ तुम जल्दी कर। तो वाल चालू कर, लोग कम चालू करता है क्या? मान भी तो अरे बेल माल कम चालू किया तो सब कुछ लेगा। तो चालू कर बेल, ठीक है माल मैंने चालू करता था। अरे बाबा इतना क्या डरता है, मैं करता हूँ। अरे सवान जोर जोर बादल बन के काम कर, रिश्ता तो लेता है, सब का काम है। अरे बाबा खुद चालू कर, मिल के काम करते करते तो अभी क्या मेरे को सिखाता है, जो अपने काम को। नाना जी का भी क्या सोचना, क्या उन्हें मालूम नहीं था ऐसे में हमेशा गॉगल्स ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इतना सारा तजुर्बा लिए एक छोटी सी लापरवाही कर बैठे।
मगर हिसाब कितना चुकाना पड़ गया, क्या जल्दी थी, बेटी की शादी पर भी नहीं आ सके। सो इस एक्सीडेंट में हमने क्या देखा, एक लिक्विड कास्टिक टैंक, कास्टिक इज कोरोसिव मटेरियल, राइट, उसका टैंक आ रहा है, वो टैंक के साथ जो अटेंडर है उसने ग्लव्स पहने, उसने गॉगल लगाया, वो येलो कलर के ग्लव्स जो है ना वो रबर ग्लव्स होते हैं, नेचुरल ग्लव्स होते हैं जो केमिकल्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन वो कंपनी का जो पर्सन था वो 20 साल एक्सपीरियंस था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ना तो उसने ग्लव्स पहने ना उसने चश्मा पहना। और फिर दूसरी चीज, जब टैंक को आप जब भी आप अनलोड करने जा रहे थे, वो टैंक को अनलोड करता है वहां के उनके कंपनी के कंटेनर में, राइट, तो अनलोड करते टाइम हमेशा ये देखना है कि वॉल से लीक ना हो रहा है, केमिकल अगर लीक हो रहा है तो आपको उसको नहीं लेना है उस टैंकर को, आपको एज अ सेफ्टी पर्सन यू शुड डिनाई टू एंटर सच टैंकर इन योर प्रीमाइसेस। तो प्रैक्टिकल बात यही थी कि वो टैंकर को अनलोड ही नहीं करना था आपको, अगर उसमें वॉल में लीकेज है तो, और दूसरे कंपनी के दूसरे बंदे ने आकर उसको बोला भी इसमें लीक है, सेफ्टी वाले को बुला लो, तुम मत करो इसको अनलोड, लेकिन उस बंदे ने क्या बोला, मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, मैं करता हूँ, मुझे क्या होगा तो मुझे मत सिखाए। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये लैक ऑफ सेफ्टी एटीट्यूड है, तो इसकी वजह से उसने जब उसको पता लीक हो रहा है तो भी उसने कुछ पीपी यूज नहीं करा, ना उसने कुछ असिस्टेंस लेना जरूरी समझा, ना उसने सेफ्टी पर्सन को कॉल करना, उसने सुपरवाइजर मैनेजर को कुछ बताया और सीधे खुद ही करने लग गया। उसका चेहरा जल गया केमिकल की वजह से, और वो अपनी खुद की बेटी की शादी में भी नहीं जा पाया इस एक्सीडेंट की वजह से। सो दिस इज द एक्सीडेंट ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी एटीट्यूड। आप 20 साल का तजुर्बा लेके बैठे हो इसलिए आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको 20 साल का तजुर्बा हो चाहे 40 साल का तजुर्बा हो, सेफ्टी तो सेफ्टी ही होती है। तो हरिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, फूलिंग अराउंड, हॉर्स प्लेइंग, केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स, ये इस तरह की चीजों के कारण एक्सीडेंट होते हैं। या फिर स्पिल्स और लीक्स जिनको कि आपने साफ नहीं करना जरूरी समझा। देखिए केमिकल्स लीक होते हैं प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या आप स्टोरेज एरिया पे सब कंटेनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, सेकेंडरी कंटेनमेंट, लेकिन वहां से शॉप फ्लोर पे एक ड्रम चले गया, रेगुलर यूज में आता है तो शॉप फ्लोर पे एक ड्रम रख लिया, फिर उस ड्रम के साथ कोई सेफ्टी नहीं करेगी, उसको ऐसे रख लिया गया, उसमें से फिर लीक भी होता है, उसमें से जब केमिकल निकालेंगे तो गिरेगा भी सही, फिर उसको साफ नहीं करेंगे तो वहां पे काले धब्बे पड़ जाएंगे, एनवायरमेंट पोल्यूशन में आएगा जो, और उसके बाद वहां पे केमिकल है तो स्लिपरी होगा ही होगा, वहां पे से फिर को निकलेगा, भले इसमें सेफ्टी शूज भी पहने हो तो भी वो स्लिप हो सकता है, सेफ्टी शूज पहनने के बावजूद भी आप केमिकल पे स्लिप हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह की कंडीशंस आपको कंटिन्यूस क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, तो केमिकल्स के साथ ज्यादा इंसिडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं इंडस्ट्री में। फिर वर्किंग कंडीशंस लाइक कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी वहां का कंटेमिनेट हो जाता है, डस्ट की वजह से, वेपर्स की वजह से, गैसेस की वजह से। देखिए केमिकल्स में सबसे ज्यादा डेंजरस कुछ होती है ना तो वो होती है वेपर्स, क्योंकि उसकी वेपर्स एक तो दिखती नहीं है, दूसरा वो फ्लेमेबल भी हो सकती है, टॉक्सिक भी हो सकती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम दे सकती है। वेपर सबसे डेंजरस होती है, आपको डस्ट दिखेगी, आपको गैस महसूस भी होगी, लेकिन वेपर आपको दिखती नहीं है। एलपीजी इतना डेंजरस क्यों, क्योंकि एलपीजी की वेपर दिखती नहीं है, राइट, और उसके बाद उसमें स्मेल भी नहीं है, एलपीजी में खुद का कोई स्मेल नहीं होता है, वो तो गवर्नमेंट ने घर घर सिलेंडर पहुंचा रखे इसलिए उसमें उन्होंने केमिकल मिलाया है जिसका नाम है मिथाइल मर्केप्टाइन। वो जो एलपीजी रिलीज होने पे तेज गंध आती है ना, वो एक्चुअल में उस मिथाइल मर्केप्टाइन की गंध होती है। एलपीजी इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, इसलिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, तो उसमें ये ऑर्डर डाला गया है ताकि उसको हर जगह सप्लाई के एटलीस्ट लीक हो तो पता चले उसकी गंध के कारण। एलपीजी बनना ऑर्डरलेस गैस है, उसमें ऑर्डर नहीं है। फिर आपका इन्फ्लेमेबल केमिकल्स, हीट, सन, कुछ भी तरह की इक्विपमेंट आप यूज कर, सपोज आपने केमिकल रखा, आप एक मशीन के पास में आपको काम है, उस मशीन पे आप कुछ भी काम करो जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, कुछ भी आप प्रोसेस कर रहे हो उसमें तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अब वो हीट अगर वहां तक भी चली गई तो वो केमिकल में आग लग सकती है, अगर वो केमिकल फ्लेमेबल हुआ, हाईली फ्लेमेबल हुआ तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो फायर एक्सप्लोजन हजार्ड हमेशा बना रहता है केमिकल्स के यूज में। फिर अगर दो रिएक्टिव केमिकल्स मिक्स कर लिए तो वो डिजास्टर्स हो जाएगा, तो केमिकल्स के साथ क्या हैंडलिंग उसके ज्यादातर वर्कर्स करते हैं। अब वर्कर्स को इतनी जानकारी नहीं होती, या तो उनको इतना ट्रेनिंग देना चाहिए कि उनको इतनी जानकारी हो जो वो यूज कर रहे हो, स्पेशली वहां पे इतना ट्रेनिंग हो। वर्कर्स में भी क्या है, मैं आपको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल सीन बताती हूँ। इंडस्ट्री में वर्कर्स जो होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं, कुछ परमानेंट वर्कर्स होते हैं और कुछ ऑन कॉल बेसिस बुलाए हुए वर्कर्स होते हैं, राइट। अब परमानेंट वर्कर्स तो जो आपकी कंपनी में हमेशा रहेंगे,
आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं, सब तरह की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, राइट। लेकिन अब जो कॉल बेसिस बुलाए गए हैं, आज कोई आ रहा है, कल कोई आ रहा है, परसों कोई और आ रहा है, आप उसमें ट्रेनिंग कैसे रोज इंश्योर करेंगे? ठीक है। फिर अगर स्पिल हो गया तो आप हाउसकीपिंग को बुलाएंगे उसको साफ करने के लिए, क्या हाउसकीपिंग के पर्सन को ट्रेनिंग उसको डिस्पोज कैसे करना है, डिस्पोजल ऑफ केमिकल की ट्रेनिंग हाउसकीपिंग को है उसकी। सो और हर के तरह के केमिकल का डिस्पोजल अलग अलग हो सकता है, तो क्या सबकी उसको ट्रेनिंग है? तो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग वन शुड वर्क ऑन, एंड दैट वन इज द सेफ्टी पर्सन। तो सेफ्टी पर्सन के लिए काफी सारे चैलेंजेस मौजूद रहते हैं इंडस्ट्री में रिलेटिंग टू केमिकल्स, राइट। उसके बाद अगर आप इतनी सारी चीजें इम्पोज करना चाहोगे तो आपको लोगों का बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड कमेंट्स, टॉन्ट्स और बहुत सारा आपको नॉन सपोर्ट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, आपको ये सब भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या है, अपोज या डायरेक्शंस कोई भी लेना नहीं चाहता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ सेफ्टी पर्सन। सो इसके साथ ही डील आपको करना होगा। सो डोंट बी, अगर आप इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे बहुत से, तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो इन सब माहौल को देख के आप परेशान मत होइएगा, आप जॉब स्विच करने का मत सोचिएगा। क्योंकि मेरे पास आते हैं बहुत से कॉल इस तरह के लोगों के, मेरा जॉब कंसल्टेंसी भी है, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करती हूँ, दिस इज द लाइफ ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर किसी ने फेस किया होगा जो भी सेफ्टी फील्ड में काम कर रहा है। दिस इज द रूटीन थिंग, इसे अलग से लेने की कोशिश मत, इसे अलग से मत देखिएगा। दिस इज रूटीन जॉब, रूटीन थिंग ऑफ योर जॉब। आपको लोगों का अपोज झेलना ही होगा, क्योंकि आप उनसे काम करवा रहे हो। आपका काम नहीं है करना, आपका काम करवाना होता है, और काम करने से ज्यादा मुश्किल होता है काम को करवाना। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हर व्यक्ति ने झेला होगा जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो आप भी इसके लिए मेंटली रेडी होके जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या है, न्यू जो बच्चे होते हैं, नए नए पास आउट, वो जब इंडस्ट्रीज में जॉब करने जाते हैं तो उन्हें ये सब देख के वो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो लोनली फील करते हैं। सेफ्टी वाले के दोस्त बहुत कम बनते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्हें काम करवाना होता है, तो उनके दोस्त कम कम बनते हैं, इस कारण दुश्मन ज्यादा होते हैं। तो आप घबराइएगा मत इन सब चीजों से, और ये सब चीजें करवानी होती है और करनी भी होती है, जरूरी है वो सब चीजें। तो नेग्लेक्ट और फेलियर ऑफ केमिकल डिस्पोजल इन अ प्रॉपर वे, ये देखिए डिस्पोजल अगर ढंग से नहीं हुआ। फिर ये बात करते हैं क्या है, केमिकल डिजास्टर। केमिकल डिजास्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनवायरमेंट और प्रॉपर्टी सबको डिजास्टर में इफेक्ट हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन है, लाइव स्टॉक और प्लांट्स है। लाइव स्टॉक मतलब फार्म एनिमल्स और ये सब आते हैं उसमें। एनवायरमेंट में सॉलिड एंड वाटर बॉडीज भी है, एटमॉस्फेयर भी है। इनमें पॉल्यूशन होगा, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है, इंजुरी हो सकती है, डिजीज हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है। ये इम्पैक्ट है, कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, राइट। जैसे कि हम कुछ देखते फोटोग्राफ्स, ये भोपाल गैस डिजास्टर के फोटोग्राफ्स है कुछ, मैंने ज्यादा नहीं लिए हैं। फिर रिफाइनरी फायर है, ये 1997 में हुआ था कभी। फिर ये माउंट ब्लैक टनल है, टनल में एक्सप्लोजन है, ये उसका फोटोग्राफ्स है। मैंने सिर्फ 2-3 ही लिए हैं, वरना ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, ये हम इतने पे ही सिमटते हैं, बहुत ज्यादा लिस्ट है क्योंकि लंबी, सब नहीं लिया है वरना फिर टाइम कम पड़ेगा। फिर अच्छा, मैं चैट्स में कुछ 4-5 कमेंट्स देख रही हूँ, तो मैं ये प्रेजेंटेशन होने के बाद वो चैट्स में देखूंगी क्या है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, और मैं चैट्स में भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी इस लेक्चर के बाद में। फिर हम आते हैं हैजमेट मैनेजमेंट। हैजमेट इज हजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट। इसकी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट एड होना चाहिए, स्पिल किट होना चाहिए, फायर फाइटिंग और स्पेसिफिक इमरजेंसी नंबर्स आपके पास होने चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें, डिजास्टर इम्पैक्ट का ही साइकिल है। डिजास्टर इम्पैक्ट होता है तो उस पर रिस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, इस तरह से साइकिल चलता है। फिर आगे देखते हैं, तो हमेशा केमिकल कंटेनर को रीड करिए, उसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली पढ़िए और फॉलो करिए। मेनली ये जो फॉलो पार्ट है ना, ये फॉलो नहीं ठीक से होता है, इसीलिए हजार्ड्स होते हैं। नेम ऑफ द केमिकल होना चाहिए, और जो लाइक केमिकल्स होना आप एक साथ रख सकते हैं, जो अनलाइक केमिकल्स होना आप एक साथ मत रखिए। फिर फर्स्ट एड मेजर्स, अराइज इमरजेंसी जो भी हो सकती है, तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में अगर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की जरूरत हो उस केमिकल के रिगार्डिंग, तो वो होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ एंटीडोट्स की जरूरत है, सपोज आप ऐसा केमिकल यूज कर रहे हो जिसके लिए आपको एंटीडोट चाहिए,
मैं आपको एक केमिकल का नाम बताती हूँ जो कि इंडस्ट्री में यूज आता था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, पर उसका एक एंटीडोट होता था एक्टिवेटेड चारकोल, राइट। तो एक्टिवेटेड चारकोल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो वो जिन हॉस्पिटल्स, देखिए आप इंडस्ट्री में अगर एक काम करें तो म्यूचुअल एड होता है वहाँ पे, इमरजेंसी में कुछ हॉस्पिटल से टाई अप करके रखती है कंपनी जहाँ पे आप इमरजेंसी में अपने लोगों को भेज सकते हैं, राइट। तो आपके जिन हॉस्पिटल से टाई अप है वहां आप इनके एंटीडोट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, या आपकी कंपनी में अगर मेडिकल रूम है और वो वेल इक्विप्ड है तो आप एंटीडोट वहां भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेचर्स होना चाहिए, ब्लैंकेट्स होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए। तो आप जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं उसके एंटीडोट्स भी आपको उसकी जानकारी भी होना चाहिए, और वो आपके मेडिकल सेंटर या फिर आपके टाइप वाले हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ अवेलेबल नहीं होता है, आपको ये अवेलेबल पहले से करके रखना पड़ेगा। दिस इज अवर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, राइट। फिर काइंड्स ऑफ हजार्ड्स में हमने देख लिया, न्यूसेंस से टॉक्सिक, पॉइजनस, रिएक्टिव, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव कैटेगरीज हम देख चुके हैं। फिर डिग्री ऑफ हजार्ड्स में बात करते हैं, स्लाइट हो सकता है, मॉडरेट, हाई, एक्सट्रीमली हाई, फैटल, ये सब डिग्रीज है हजार्ड्स की। और इसमें हम आगे देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल हजार्ड्स में हम देखते हैं, और उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल। टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल्स की हम बात करते हैं, जैसे साइनाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो साइनाइड तो सीधे डेथ ही करते हैं, इंजुरी, डिजीज और डेथ। तो इसको कैसे करना है, इससे कैसे बचाव करना है, तो हमेशा टाइटली क्लोज करके रखना है कंटेनर को, वर्क एरिया हमेशा वेंटिलेटेड हो, ये करना है, बिना पीपीई पहने इसमें काम नहीं करना है, आपके हैंड्स वगैरह बिल्कुल क्लीन करना है, जो भी केमिकल से एक्सपोजर में आ गए, बॉडी पार्ट्स भी, हैंड्स भी, और कंटेमिनेटेड क्लोथिंग को आपको थ्रो करना है, फेंक देना है, और एंटीडोट्स हमेशा रेडी कंडीशंस में रखना है। ये इसकी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, या फिर इसका जो है गार्डिंग है तरह से, ठीक है। टॉक्सिक्स और पॉइजनस केमिकल्स। फिर नेक्स्ट इरिटेंट्स और कोरोसिव केमिकल्स की बात, जैसे कि क्लोरीन है, अमोनिया है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आई वॉश फाउंटेन है, 15 मिनट्स के लिए वहां पे लगा होना चाहिए, राइट। ये बॉडी शॉवर है जो यह फोटो में दिया है, ऐसे आई वॉश भी आता है, और सेफ्टी शावर भी बोलते हैं इसको, बॉडी शावर भी बोलते हैं, 15 मिनट्स। अगर देखिए कोई भी केमिकल जो कि आपकी बॉडी पे चले गया है, आंखों में चले गया है, अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको 15 मिनट तक बहते हुए पानी में उस पार्ट को अच्छे से वॉश करना है, ये रहता है। फिर फिजिशियन को इमीडिएटली बुलाना है, एरिया को वेंटिलेट करना है, प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे कि ग्लव्स है, गॉगल्स है, ब्रीथिंग अपरेटस है, ये सब कुछ जो है अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कुछ केमिकल्स की कंडीशंस रहती है कि वहाँ पे ब्रीथिंग अपरेटस सेट होना चाहिए, तो वो भी आपको एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा वहां पर। फिर नेक्स्ट है रीएक्टिवेट। अगर कुछ केमिकल्स खुद से एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड्स है, वो इम्पैक्ट वगैरह, वो नाइट्रो कंपाउंड सारे के सारे एक्सप्लोजिव्स में यूज में आते हैं, राइट। इसमें ट्रिमेंडस फोर्स रहता है, मतलब इनको सिर्फ एक छोटा सा इनको स्पार्क ही चाहिए और ये फिर ऐसे एक्सप्लोड होंगे, ऐसे ट्रिमेंडस फोर्स से एक्सप्लोड होंगे। ये वाले केमिकल्स की बात कर रिएक्टिवेट वाली, तो इनकी प्रॉपर्टीज को जान के इनको उस हिसाब से यूज करना है, केयर से यूज करना है, और इनके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वेंटिलेटेड हुड वगैरह बना के इनको ऐसे देख सकते हैं एप्लीकेबल है कि नहीं उस पर ये। फिर विंडोज और डोर्स इमरजेंसी के टाइम पे क्लोज कर देना इसके, और केमिकल एटमॉस्फेयर से जितनी जल्दी उतनी जल्दी फ्री करवाना है, पीपी यूज करना है वर्क स्टार्ट करने के पहले, और केमिकल एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, राइट। फिर ये इन्फ्लेमेबल है, इन्फ्लेमेबल के में क्या करना है, सोर्स ऑफ हीट के पास नहीं इनको रखना है, और इनको स्मॉल क्वांटिटीज में यूज करें, राइट, और हुड के अंदर काम करें, और स्पार्क या कुछ इनके नजदीक नहीं जाइए, आपको करना पड़ेगा, और इमरजेंसी के टाइम एरिया को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। वेंटिलेशन, बिल्कुल एंट्री करेंगे उस एरिया में तो वेंटिलेट होना चाहिए वो एरिया, ये सब आपको रिक्वायरमेंट्स इसमें देखनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज की बात करते हैं हैजमेट केमिकल्स की। तो ट्रांसपोर्ट में अनलोडिंग एक्टिविटीज, तो आपको सेकेंडरी कंटेनमेंट फॉर टैंकर्स, ड्रेन ब्लॉकर्स फॉर ड्रम्स, आईबीसीज और स्मॉल वॉल्यूम्स स्पिल किट। देखिए ये फोटो देखिए, इसमें जो है ये ड्रेन के ऊपर एक शीट बिछा रहा है ताकि ये जो है, ये जो टैंक से लीक जा रहा है वो ड्रेन में ना जाए, राइट, एब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पे। फिर ये जो स्पिल किट का फोटो है ये वाला, ये देखिए ड्रम्स वगैरह को ऐसे एफएलटी से लेके जाना है, फॉकलिफ्ट ट्रक, एफएलटी फॉकलिफ्ट ट्रक्स में केज और स्ट्रेप्स लगे हुए, केजिंग लगा है। नॉर्मली फॉकलिफ्ट ट्रक्स में केजिंग नहीं होता है, ये आपको अलग से करवानी पड़ती है। ये केजिंग करवा के ले जाता है कि ड्रम्स वगैरह कुछ भी अनइवन सरफेस आए तो ड्रम्स लुढ़के नहीं, गिरे नहीं, ठीक है। तो उसको इस तरह से ऐसे करके लेके जाना है।
पैलेट्स पे लेके जा सकते हैं, इस तरह से चीजें आप यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। फिर स्टोरेज की बात करें तो ड्रम्स होते हैं 200 लीटर्स के भी आते हैं, इससे ज्यादा लीटर्स के भी आते हैं। अब लीक प्रूफ ड्रम्स कंटेनर्स में आप इनको स्टोर करिए ताकि पोल्यूट ना हो एनवायरमेंट, और उसके बाद इन ड्रम्स में सेकेंडरी कंटेनमेंट प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ पे, ताकि अगर इस ड्रम में कभी लीक हो तो वो उस एनवायरमेंट में मिक्स ना हो, सीवियर लाइन में ना जाए। स्टोरेज की बात करें फिमेल रिएक्टिव केमिकल्स की, तो सेपरेट स्पेस होना चाहिए हर केमिकल के लिए, और जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो उतनी ही मंगवा के रखें, उससे ज्यादा ना रखें। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज के बाद देखिए लेबल्स और मार्किंग करके रखा है, कलर कोडिंग कर रखा है, ड्रम्स पे भी इन्होंने अलग अलग कलर्स के हैं, राइट। फिर देखिए ये कैसे रखा है, इस पे इनका लेबल्स भी लगा है ड्रम्स पे, ठीक है। वहां पे और जो है वहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी देख लीजिएगा वहां पे किस तरह की लाइटिंग की जरूरत है, अगर फ्लेम प्रूफ लाइटिंग की जरूरत है तो वैसी लगवानी पड़ेगी, अदरवाइज लाइटिंग ही मत लगवाइए। कंबस्टिबल मटेरियल साथ में ना रखिए, कॉम्पिटेबल प्रोडक्ट्स साथ में रखना है, अलग अलग मिक्स नहीं करके रखना है। फिर ड्राई केमिकल स्टोरेज कर सकते हैं, लिक्विड केमिकल स्टोरेज इनका अलग अलग रखना है, कुछ केमिकल सूखे पाउडर के फॉर्म में तो उनको अलग रखना है, कुछ लिक्विड के फॉर्म में आते हैं उनको अलग रखना है, उनकी स्टोरेज कंडीशंस वेरीफाई करके। फिर नेक्स्ट बात करें इन्वेंट्री ऑफ केमिकल्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज होता क्या है, जैसे मैंने एक आध इंडस्ट्री में देखा था, जब ऑडिट का टाइम था तो लैबोरेटरीज वगैरह को ऑडिट करा था, तो वहां ना उन्होंने क्या करा, केमिकल्स छुपा रखे थे जिसकी जानकारी ही नहीं थी। ये प्रैक्टिकल सीन बता रही हूँ एक इंडस्ट्री का, जिसकी जानकारी सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी नहीं थी कि ये केमिकल्स यूज में है, राइट। ना परचेज डिपार्टमेंट जानकारी देने को तैयार था, ना लैबोरेटरीज वाले। फिर ऑडिट, जब इंटरनल ऑडिट हुआ तो ऐसे लैब्स के सब रैक्स वगैरह खोल के देखेगा तो उसमें छोटे छोटे क्वांटिटीज में केमिकल मिले। परचेज वाले से जब बात करेंगे तो उन्होंने कहा हम तो केमिकल हमारे डिपार्टमेंट में रखते ही नहीं, हम तो मंगवाते और सीधे उनको दे देते, फिर वो जाने उनका काम जाने। दिस इज द प्रैक्टिकल सीन। लेबोरेटरी पर्सन से बुलाते तो बहुत मिनिमल क्वांटिटी से क्या हार्म होगा, मतलब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन 2 लीटर की कितनी बॉटल है, 50 बॉटल्स, तो इट बिकम्स 100 लीटर, इट इज क्वांटिटी ऑफ कोर्स, तो वो थोड़ा हार्मफुल केमिकल था। तो इस तरह की चीजें भी आपको मिलेंगी ऑडिट्स में, मतलब आपसे जानकारी छुपाई जाती है सेफ्टी पर्सन से, उन्हें एग्जैक्ट कंडीशंस नहीं पता होती है। 2 लीटर है तो इसलिए उसको मेंशन नहीं करेंगे आप क्वांटिटी में, ऐसा नहीं होता है। चाहे 1 लीटर हो चाहे 2 लीटर हो, सेफ्टी पर्सन के पास पूरी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में इंडस्ट्री में आ रहा है और वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका स्टोरेज कर रखा है, राइट। तो ये सब जानकारी रखनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री की बात करें तो आपको इन्वेंट्री केमिकल्स की मेंटेन करनी चाहिए, सालाना एक बार उसको रिव्यू करिए कि इतनी जरूरत हमको वापस पड़ रही है क्या। सपोज 50 लीटर की आपकी रिक्वायरमेंट है मंथली, तो आप 50 लीटर का स्टोरेज मंथली क्यों करते हैं, 200 लीटर का ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, जब 50 लीटर का अवेलेबिलिटी और अपना सप्लायर अगर आपका अवेलेबल फ्रिक्वेंटली आपको पहुंचा सकता है तो 50 लीटर ही इन्वेंट्री मेंटेन रखिए मंथली। तो इस तरह की चीजें वी हैव टू वर्क आउट ऑन दैट पार्ट, ये करना पड़ेगा। उसके बाद अनयूज केमिकल है जिनको डिस्पोज करना पड़ेगा, ओल्ड केमिकल्स कई बार यूज में नहीं आते हैं तो उनको डिस्पोज करना है, तो उसका केमिकल वेस्ट रिक्वायरमेंट देख के उसको डिस्पोज ऑफ करना है। फिर उसके हिसाब से उसको अलग अलग रखना, ऑक्सीडाइजर्स अलग, फ्लेमेबल्स अलग, एसिड्स अलग बेसिस से। तो ये हर इंडस्ट्री में ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफी टीडियस एक्टिविटी वाला पार्ट है। ये अगर हम ये वाली चीज कर देंगे ना तो दिस विल बी द बेस्ट थिंग, बेस्ट कंट्रोल, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल, क्योंकि आप उस चीज को मंगवा ही नहीं रहे हैं, जितनी जरूरत है उतनी चीज मंगवा रहे हैं, तो आपको ज्यादा मेंटेन ही नहीं करनी है। तो जो कंट्रोल्स में फर्स्ट पार्ट आता है ना, सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, ये वाला का हो जाएगा अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन करने लग जाएंगे तो इसकी। केमिकल स्टोरेज की और बात करें तो कंटेनर्स को हमेशा क्लोज कंडीशन में रखना है, और वेस्ट कंटेनर को ओपन के फनल्स वगैरह को ऐसे ओपन नहीं छोड़ना है, वरना सॉल्वेंट्स जो इवेपोरेट हो जाएंगे, खुद ही इवेपोरेट होकर डिस्पोज होते रहेंगे और उसकी फ्यूल भी फिर हानिकारक है ही सही। फिर सारे कंटेनर्स पे लेबल लगा के रखना है, कोई एब्रिविएशन ऑफ फॉर्मूला नहीं चलेगा, उस पर लेबलिंग करके रखनी है। फ्लेमेबल लिक्विड की बात करें तो जितनी क्वांटिटी अलाउेबल है उतनी क्वांटिटी का स्टोरेज करना है, और कैंस जो यूएल अप्रूव्ड कैंस होने चाहिए, राइट। यूएल एक स्पेसिफिकेशन है जिसके हिसाब से अप्रूव्ड कैंस लगते हैं, राइट। अंडर राइटर लेबोरेटरी है यूएल का फुल फॉर्म, इनकी तरफ से ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कंपनी होती है, इनकी तरफ से अप्रूव्ड सेफ्टी कैंस आते हैं और वही आपको यूज करना चाहिए। फ्लेमेबल लिक्विड्स के स्टोरेज कैबिनेट्स आते हैं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी आगे, कैबिनेट्स के हैं और वो एज पर फायर गाइडेंस के हिसाब से आते हैं। फिर कोरोसिव मटेरियल के स्टोरेज की बात करेंगे तो एसिड और बेसिस को साथ में कभी नहीं रखना है, और मटेरियल को हमेशा स्टोरेज कैबिनेट्स में स्टोर करके रखना है।
हैवी कंटेनर्स को लोअर के नीचे की शेल्फ में रखिए, कम वजन वालों को ऊपर की शेल्फ में रखना है। फिर ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीडाइजर्स वगैरह जो है इनको भी आपको अलग अलग रखना है, वाटर रिएक्टिव को अलग से रखना है, पायरोफोरिक्स अलग से रखना है, रिएक्टिव स्टोरेज में सेग्रीगेट करके रखना है, एसिड्स बेसिस को, फ्लेमेबल्स को, पायरोफोरिक को फ्लेमेबल से, परक्लोरिक एसिड को रिड्यूसिंग एजेंट से, और वाटर को वाटर रिएक्टिव केमिकल से। ये सब उनकी रिक्वायरमेंट्स है, रिएक्टिव स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। फिर आगे जाके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस दी हुई हैं, तो आपको कुछ केमिकल्स में आपको डेजिग्नेटेड एरिया डिफाइन करने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स फ्यूमूड वगैरह लगाने पड़ेंगे, कहीं पे आपको पीपीज देने पड़ेंगे, कहीं पे वेस्ट रिमूवल देखना पड़ेगा, कहीं पे डीकंटेमिनेशन प्रोसीजर देखनी पड़ेगी, और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान देखना पड़ेगा। जैसे कि क्रायोजेनिक मटेरियल्स जो होते हैं, क्रायोजेनिक में आता है, क्रायोजेनिक मतलब जो बहुत चिल्ड होते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं, आप उनको ग्लव्स के बिना हाथ नहीं लगा सकते वरना आपकी स्किन में बर्न हो जाएगा, कोल्ड बर्न। यस, हॉट बर्न होते हैं, वैसे ही कोल्ड बर्न भी होते हैं। तो आर्गन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्रायोजेनिक मटेरियल्स में आते हैं, राइट। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन तो बहुत गर्म एक्सप्लोजन करती है, ऑक्सीजन, हाँ ये सब है, लेकिन वो उनकी रिएक्शन होने के बाद किस स्टेज है? ओरिजिनल स्टेज में वो उनका टेम्परेचर देखिए माइनस में चल रहा है। ये चिल्ड गैसेस में आती है। मैंने अपने सामने इंडस्ट्री में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होते देखा है, उसका कैन देखा है, उसमें से जो वेपर्स निकलता है उसका चिलनेस देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये चीज। क्रायोजेनिक मटेरियल्स काफी हार्मफुल होते हैं, आप उनको बिना ग्लव्स के हाथ नहीं लगा सकते हैं, राइट। फ्रीज कर देंगे ह्यूमन टिश्यू को, वरना ये लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, इवन एलपीजी जो आप यूज करते हैं, आप उसको जब फ्लेम पे यूज कर रहे हैं वो गर्म है, लेकिन एक्चुअल अगर आप एलपीजी का कोई टैंक देखेंगे जहां पे वो स्टोर होती है तो वो चिल्ड गैस है। एलपीजी कॉसेस यू कोल्ड बर्न्स, जहां पे एलपीजी जब अनलोडिंग या अनलोडिंग हो रहा होता है तो उसकी पूरी पाइपलाइन पे बर्फ जम जाती है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है एलपीजी के साथ, एलपीजी के टैंक्स देखे हैं, उनका स्टोरेज देखा है, लोडिंग अनलोडिंग सब देखा उसका, इसलिए मैं आपको चीज बता पा रही हूँ। एलपीजी इज अ चिल्ड गैस, व्हेन इट इज इन, वो हम सिर्फ यूज करें तब उसमें से आग निकल रही है। ये तो केमिकल की ब्यूटी रहती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, केमिकल स्ट्रक्चर कुछ और है, रिएक्शन के बाद कुछ और हो जाता है, व्हेन इट मिक्स विद ऑक्सीजन वो कुछ और रिजल्ट दे देती है, राइट। तो एलपीजी भी एक चिल्ड गैस है, कोल्ड बन करेगी वो आपको। जैसे कि CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर जब हम यूज करते हैं तो उस पर भी बर्फ से जम जाती है क्लियर, क्योंकि वो चिल्ड में आता है। हम CO2 के लिए सोच सकते हैं चिल्ड, लेकिन हम ऑक्सीजन के लिए नहीं सोच पाते, ये हम एलपीजी के लिए नहीं सोच पाते, क्योंकि हमने उसको हमेशा हॉट फॉर्म में देखा है, लेकिन एक्चुअली कंडीशंस ये हैं उनकी, राइट। तो ये क्रायोजेनिक मटेरियल्स के साथ ये वाली आपको कैसे करना है ये इसमें दिया हुआ है। फिर गैस सिलेंडर्स की बात करते हैं, तो गैस सिलेंडर्स के फॉर्म में अगर आप केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, गैस को यूज कर रहे हैं, तो आपको चेन और स्ट्रैपिंग लगानी पड़ेगी, आपको कार्ट यूज करना पड़ेगा, सेफ्टी चेन लगा हुआ जिसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट करना है सिलेंडर को। फिर ये सब चीजों की कंडीशंस दी हुई है। ये देखिए, अगर आप गैस सिलेंडर यूज करते हो तो आपको इस तरह से उस पर स्ट्रैपिंग करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये फ्री स्टैंडिंग सिलेंडर है, ये सही कंडीशन नहीं है, क्योंकि फ्री स्टैंडिंग ही कभी भी गिर सकता है, ये इसको चेन से स्ट्रैप करके आपको रखना पड़ेगा, और जब भी आपके काम में नहीं है तब इसको रेगुलेटर को बंद करना है, ठीक है। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स को इस तरह से चेन लगा के आपको रखना है और सेपरेटली रखना है, अलग अलग गैसेस के अलग अलग स्टोर करना है, अपराइट पोजीशन में रहना चाहिए। ये एक केमिकल कंपेटिबिलिटी का चार्ट है, राइट। इसमें दे रखा है कौन से केमिकल्स किस तरह के हैं, जैसे कि एसिड्स, मिनरल्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, उसको 1 नंबर दिया है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म रिएक्टिविटी कोड दिया है, H है तो हीट जनरेशन करेगा, F है तो फायर जनरेट करेगा, G है तो नॉन फ्लेमेबल गैस जनरेशन करेगा। ये सब इसकी कैटेगरी दी है, ये इनकी कौन से केमिकल्स जो है किस रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर में आते हैं और उसका क्या कोड है वो इसमें दिया हुआ है। इसके हिसाब से आप एक स्टडी कर सकते हैं अपनी कंपनी में या अपनी इंडस्ट्री में, वहां पे कौन से केमिकल्स है उसका केमिकल कंपेटिबिलिटी चार्ट आप बना सकते हैं, राइट। ये उसका एक्सेल फाइल है पूरा, ये वेबसाइट है जो आप यूज कर सकते हैं जिसमें ये चार्ट की इमेजेस होगी। ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज जब हम देखते हैं केमिकल्स का, तो स्टोरेज की बात करें, देखिए केमिकल्स को ऐसे इस तरह से रखना चाहिए, ड्रम्स को पूरा सेपरेट करके हर केमिकल को अलग अलग सेकेंडरी कंटेनमेंट देना है। फिर छोटे छोटे केमिकल्स की बॉटल्स जो उसको आप कैबिनेट्स में रख सकते हैं, ये भारी बॉटल नीचे की शेल्फ में, बाकी ऊपर की शेल्फ में। देखिए यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए दे रखा है, डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। जो केमिकल साथ में एक साथ कंपेटिबल उन्हीं को साथ में रखना है, ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, देखिए सब में सेकेंडरी कंटेनमेंट लगा रखा है, मतलब इस बॉटल में भी अगर लीक होता है तो वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा। सेफ्टी लेबलिंग कर रखी है ये सब पे। आगे देखते हैं, और स्पेसिफाइड कंटेनर ही यूज करना है।
मैक्सिमम टाइम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है, छोटे छोटे से होते हैं ना जो केमिकल्स, जैसे कि आप अगर बात करें फिनाइल है, हाउसकीपिंग वाले जो केमिकल्स होते हैं, वो कई बार क्या होता है, प्रिंटर वगैरह जो कंपनी में रहता है उसकी सफाई वगैरह करने के लिए कुछ केमिकल्स है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं दिखा, चलो ये बिस्लरी की बोतल में भर दो, ठीक है। अब उस पे ना तो कुछ लेबल बिस्लरी की बोतल का लगा है, अंदर कुछ और केमिकल भरा है और दिखता बढ़िया बिल्कुल पानी जैसा है। जैसे कि ये बात थिनर, थिनर इज अ कलरलेस लिक्विड लाइक जस्ट लाइक वाटर, और उसको आपने बिस्लरी की बोतल में भर दिया तो वो पूरा पानी की बोतल का ही लुक देता है, राइट। अब पूरा पानी की बोतल का लुक देता है और उसको एक ने भर दिया, हाउसकीपिंग वाले ने गलती से थिनर को पानी की बोतल में। सुबह कोई बंदा आया कंपनी में, ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ जो मैंने देखा अपनी आंखों से होते हुए, और सुबह कोई आया बंदा और उसने उसको पानी समझ के पी लिया। अब एक दो घूंट तो पी लिया, तब समझ पड़ा कुछ गलती से हमने कुछ गलत, लेकिन वो एक दो घूंट ने उसको जो नुकसान दिया अंदर तक, उसको जो बहुत देर तक तकलीफ दी, वो तो उसको झेलनी पड़े ना। तो ये बहुत सी मिसहैप्स होते रहते हैं। आप कितना भी लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो, जब तक आप अपने लोगों को, स्पेशली हाउसकीपिंग टीम और ये सबको ट्रेन, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को हैंडल करनी पड़ती है सब चीजें, या वर्कर्स, जब तक आप इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग एंड री ट्रेनिंग, इनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग आप नहीं देंगे, इस तरह की मिसहैप्स, न्यूसेंसेस कंपनीज में होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, और सेफ्टी के लिए हमेशा ड्रेस रहें, तैयार रहें। ये देखिए, ये कुछ सीन से जैसा नहीं होना चाहिए। देखिए इसने पूरा एडिक्वेट पीपीज पहन रखे, लेकिन क्या यहाँ हाउसकीपिंग अच्छी है? इसकी हाउसकीपिंग बिल्कुल अच्छी नहीं जगह की। ये देखिए सब फैला हुआ है ये सब, तो ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए केमिकल्स में पूरा हाथ डुबो रखे उसने पूरे, इसने कोई ग्लव्स नहीं पहन रखे। तो इस तरह के सीन्स नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। फिर कंटेनर्स को हमेशा क्लोज रखना है। ये देखिए ओपन कंटेनर रखा हुआ है, ये बिस्लरी बॉटल में नहीं भरना है। अगर केमिकल आप ट्रांसफर कर रहे हो तो साथ में उसके लेवल भी ट्रांसफर करना है, राइट। ड्रिंक बॉटल्स कभी यूज नहीं करना है केमिकल के लिए, वरना ये गड़बड़ी होती ही होती है। यूज की बात करें, केमिकल हजार्ड्स आर नॉट ऑलवेज वेयर वी एक्सपेक्ट देम। हमने जो एक्सपेक्ट कर लिए सिर्फ वही केमिकल हजार्ड्स नहीं होते हैं। जैसे आप टूल को शार्पन कर रहे हो, ये यहाँ पे आप शार्पनिंग टूल पे करोगे तो इसकी डस्ट उड़ेगी। जैसे ग्राइंडिंग व्हील पे आप लोग अपने वो टूल्स वगैरह जो है वो तेज धार करने के लिए, तो वहां से सिलिका निकलती रहती है, हार्ड मेटल निकलता है टूल से, वो भी केमिकल हजार्ड है। फिर ये फिब्रस शीट से ये ब्रिटल हो गई है, फ्राइबल हो गई, फ्राइबल मतलब इजीली डैमेज हो रही है, चूड़ा चूड़ा हो रही है हाथ लगाने से ही, वैसी चीजें। तो ये सब भी आपको केमिकल हजार्ड दे देगी, मिनरल इसमें भी। फिर हम कुछ कोलैटरल रिस्क भी जनरेट करते हैं। मैंने कहा था केमिकल आप यूज कर रहे हो, केमिकल को स्पिल हो गया, अगर यूज के टाइम निकाला तो थोड़ा बहुत गिर गया, वो उससे आपको स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड हो सकते हैं। उसको आप साफ नहीं करा, फिर केमिकल के ड्रम्स में ढक्कन जो इसके काफी तीखे धार वाले हैं, तो कट हजार्ड का खतरा है, यहाँ स्लिप हजार्ड का खतरा है। अब देखो केमिकल्स की सारी वायरिंग यहाँ करी हुई है, इलेक्ट्रिक खतरा है, ठीक है। अब सेफ्टी शावर लगाना था केमिकल के लिए, आई वॉश स्टेशन है, ठीक है, ये आई वॉश है, तो अब ये इलेक्ट्रिक हजार्ड वहीं लगा दिया। अब बताइए, ये कोलैटरल डैमेजेस, कोलैटरल रिस्क हुआ ना, ये तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड का खतरा है। यहाँ पे दिख रहा है वायरिंग वहीं पे शावर लगा दिया। अब ये इस तरह की चीजें कहाँ मायने रखती है, ये प्रैक्टिकल चीज है इंडस्ट्रीज के। फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि फायर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट वगैरह से फायर हो सकती है केमिकल्स में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक पूरा वास्ट टॉपिक है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मैंने सिर्फ यहाँ कुछ ग्लिम्स ली, उसके हम सिर्फ वही बात करेंगे। जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड जनरली यूज नहीं करना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। फिर वायरिंग में कुछ जोड़ तोड़ करके अभी टेम्पररी काम चला लो, तो उससे सबसे ज्यादा खतरा है केमिकल्स में। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा खतरा है इस चीज का। फिर हम आगे देखते हैं इसमें पॉल्यूशन प्रिवेंशन की बात करेंगे, तो ये कीवर्ड याद रखना, बाय लेस, यूजलेस, स्टोर लेस। कम खरीदो, कम वापरो, कम संभालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जितनी जरूरत हो उतना। एक्चुअली इसमें मेन काम परचेज डिपार्टमेंट का, मटेरियल डिपार्टमेंट का रहता है। वो ऐसे सप्लाई डेवलप करे या ऐसे डीलर्स डेवलप करे जो आपको हैंड टू माउथ आपको सप्लाई कर सके। मतलब आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको जब जरूरत है तब प्रोवाइड कर दो। नॉर्मली इसका स्टोरेज इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपका सप्लायर बाहर से, केमिकल्स आपको सारे के सारे आपकी इंडस्ट्री जहां वहां नहीं मिल जाएंगे, आपको कोई बाहर से मंगवाना पड़ेगा। सपोज को आपको गुजरात से मंगवाना पड़ रहा है, कोई तमिलनाडु से मंगवाना पड़ रहा है, कोई कहाँ से मंगवाना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी लगेगा, ठीक है।
तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम को ध्यान में रखते हुए तो कैलकुलेशन करके उनको उतना इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है। जैसे सपोज कोई केमिकल है, उसके आने का डिलीवरी का टाइम उसका 45 डेज का है, तो आपको 45 डेज का इन्वेंट्री स्टॉक में तो रखना पड़ेगा मिनिमम, प्लस डिलीवरी में अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो एटलीस्ट उसको 50-60 डेज का इन्वेंट्री मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसलिए स्टोरेज टाइम बढ़ जाता है। तो ट्राई टू स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इसलिए बढ़ जाती है। तो ट्राई टू डेवलप द लोकल वेंडर्स फॉर दैट। तो लोकली अगर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो हमें इमीडिएट डिलीवरी मिल जाएगा। जहां पे डिलीवरी आपके पास इमीडिएट हो जाएगा केमिकल्स का, वहां आपका स्टोरेज अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी खतरा स्टोर करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है जब तक कि वो जरूरत ना हो या मजबूरी ना हो। इंडस्ट्रीज में नहीं चाहती है कि बहुत ज्यादा स्टोरेज रखे, क्योंकि उनको स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स पर उनको भी पूरी करनी पड़ेगी, उतनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, उतना एरिया देना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है, उसके लिए लोग लगते हैं। तो दे ऑल्सो डोंट वांट टू बर्डन देमसेल्व्स, सो ट्राई टू यूज इट। यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट का एक बहुत क्रूशियल रोल आता है इस चीज में, क्योंकि अगर वेंडर्स डेवलप हो जाएंगे सही से तो आपको परचेसिंग लेस ही करनी पड़ेगी, आपके पास हैंड टू माउथ कंडीशन रहेगी, आप वो भी बियर कर पाएंगे क्योंकि आपके वेंडर्स लोकल हैं, राइट। तो आपको स्टोरेज भी लेस हो जाता है। वोलेटाइल केमिकल, वोलेटाइल मतलब जो हवा में उड़ते रहते हैं वो केमिकल्स, जैसे कि पेट्रोल है, राइट। वैसे तो केमिकल कंटेनर्स पे कैप लगा के रखना है, कैबिनेट्स में रखना है, ठीक है। मर्क्यूरीज वगैरह का अवॉइड करना है यूज, ये सब दिया। सेकेंडरी कंटेनमेंट ड्रम्स को देना, वो मैं दिखाती हूँ, आगे फोटो होंगे उसके। फिर डिस्पोजल की बात करते हैं हम, केमिकल्स के डिस्पोज कैसे करना है। तो डिस्पोजल की अगर बात करें तो या तो उसको अंडरग्राउंड डंप कर सकते हैं या फिर उसको इंसिनरेटर में बर्न कर सकते हैं। इंसिनरेटर में सारा वेस्ट बर्न होता है, अप्रूव्ड इंसिनरेटर से, या तो कंपनी में खुद के इंसिनरेटर होते हैं या फिर आप सीपीसीबी या जो भी है एमपीसीबी, हमारा एमपी तो एमसीबी की तरफ से जो गाइडलाइंस इंसिनरेटर के हम वो फॉलो कर सकते हैं। पब्लिक मतलब वो ऐसे गवर्नमेंट इंसिनरेटर्स भी होते हैं, वहां पे दे सकते हैं। ड्रेनेज ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स आप ड्रेन कर सकते हैं सीवर लाइन में, कुछ आप नहीं कर सकते। तो जो आप ड्रेन नहीं कर सकते हैं उनको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। जो आप ड्रेन कर सकते हैं वो तो आप कर सकते हैं, ड्रेन आराम से कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए, ठीक है। और कुछ केमिकल्स का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कई कंपनीज में ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पे केमिकल्स को ट्रीट किया जाता है, उसका जो है उसमें हार्मफुल वेस्ट उसमें से हटा दिया जाता है और उसको फिर सेल कर सकते हैं आप फिर, या उसको कुछ और यूज दे सकते हैं। मतलब ये ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं कई इंडस्ट्रीज में, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स। फिर ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये डिस्पोजल के लिए दिया है। केमिकल वेस्ट भी हजार्डस होते हैं, जैसे केमिकल के ड्रम है, अब ये ड्रम भी हजार्डस है, इसमें उस केमिकल के कुछ अंश है। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि इस ड्रम्स को ऐसे सेल कर दोगे, ये ड्रम सेल हो जाते हैं, इनके सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, लेकिन इनको फिर प्रॉपर्ली क्लीन करके फिर सेल करना है, क्योंकि इसमें वो हजार्ड अभी भी मौजूद है, भले कम मात्रा में लेकिन है, ठीक है। सिविल लाइन में बह रहा है ये। तो ये आपको ये इंश्योर करना है कि इस तरह की कंडीशन ना हो, ड्रम्स भी ऐसे ना रखे और इस तरह से ड्रेनेज लाइन में ना जा रहे हो केमिकल, ठीक है। एम्प्टी केन्स को भी अपराइट रखना है, अपराइट कंडीशन में, ये इस तरह से नहीं स्टोरेज रखना है। नेक्स्ट अनवांटेड केमिकल्स का, तो आपको इसके लिए मेथड्स बनानी पड़ेगी, प्रोसेस बनानी पड़ेगी, एसओपीज डेवलप करनी पड़ेगी, तभी ये सब चीजें आप प्रॉपर्ली इसको ड्राइव कर पाएंगे, राइट। और सबसे अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। अनवांटेड केमिकल्स हो सकता है इस डिपार्टमेंट में जरूरत ना हो, दूसरे डिपार्टमेंट में जरूरत हो, एक बार ये रिफर्बिशमेंट भी करके देखेंगे तो भी काफी कुछ काम हो जाएगा, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर सैनिटरी वाले सीवर को आप फ्लशिंग डाउन कर सकते हैं, आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप नॉर्मल ट्रैश कर सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ अनकंफर्टेबल है क्वेश्चन है तो आप ईएचएस में कॉल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। एसिड न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि जो है हाइड्रोक्लोरिक है, फॉस्फोरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको न्यूट्रलाइज करा जा सकता है, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं आप। फ्यूम ह्यूड यूज कर सकते हैं, पीपीज यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि एसिड्स है तो उसको डाइल्यूट कर सकते हैं कोल्ड वाटर से 1:10 रेशियो में। तो हमेशा वाटर में ही एसिड डालना है, एसिड में वाटर नहीं डालना है वरना प्रॉब्लम्स होती है। फिर स्लोली ऐड सोडियम, ये उन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है कैसे करना है। सॉलिड्स को सेटल होने दे, डिकैंट करे सॉल्यूशन को, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। डिकैंटिंग मतलब है लिक्विड धीरे धीरे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना है। फिर सॉलिड को ड्राई होने दे ताकि वो डिस्पोज ट्रैश आप उसको हटा सके। ये क्या हेडिंग है? ऑन साइट हजार्डस मटेरियल्स मैनेजमेंट, आप ये एनुअल रिव्यू करिए केमिकल्स का, आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है। सरप्लस केमिकल्स को आप रिमूव कर सकते हैं, केमिकल वेस्ट आपका ऐसे कम हो जाएगा।
फिर गैस सिलेंडर्स, अननोन्स, इन सबको भी आप कभी एक बार मॉनिटर करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी जहां पे आप 5S भी कर सकते हैं। आपको आप वेस्ट हटाते जाएंगे तो भी आपका बहुत कुछ मैनेजमेंट होते जाएगा। क्लीन कर सकते हैं आप लेबोरेटरीज में, स्टॉक रूम्स में, बहुत कुछ वहां पर ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपको क्लीन अप करने की जरूरत होगी। तो केमिकल डिस्पोजल की बात करें, जो कंटेनर्स काम के नहीं उनको आप रेड टैग लगा के रख सकते हैं। रेड टैग एरिया होता है हर इंडस्ट्री में। रेड टैग एरिया वही होता है जो अनवांटेड है किसी के लिए, वहां रेड टैग करके रख देते हैं। और केमिकल कंपैटिबल कंटेनर्स में सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स और पाउडर को स्टोर करें। बीकर्स, फ्लास्क को लीकिंग कंटेनर्स वगैरह विदाउट कैप्स में ना रखें, इस तरह की चीजें ना रखें। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, इजीली करने वाली चीजें। फिर वेस्ट एक्टिविटी लेबलिंग कर दी, उसके बाद एरिया को जो है वो किसी ना किसी के जुरिडिक्शन में हो, उसको कोई मॉनिटर कर रहा हो। ऐसे ना हो कि वो एरिया बस ऐसे बना के छोड़ दिया है, बट ऑब्वियस उस एरिया का कोई ओनर हो। देखिए इंडस्ट्री में ना हर डिपार्टमेंट, हर एरिया का कोई ना कोई ओनरशिप दी जाती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या अथॉरिटी दी जाती है। वो एरिया उसकी जिम्मेदारी पे, वहां कुछ भी होगा तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उससे सवाल जवाब किया जाएगा। आप उससे बात कर सकते हैं। तो सिमिलरली वो वेस्ट एक्यूमुलेशन एरिया जो है, रेड टैग एरिया जो है, वहां पर भी किसी ना किसी की जिम्मेदारी बनाई जाती है, उससे आप बातचीत करके वहां पे कर सकते हैं काम। देखिए ये इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं आप कैबिनेट्स में भी। ये ग्लव्स नहीं रख रखे ताकि जब केमिकल मिले वहीं पे यूज कर लो। ये नाइट्रिल वाले ग्लव्स है। ये अलग अलग तरह के केमिकल्स को अलग अलग रखा है, ठीक है। फ्लेमेबल है, कोरोसिव है, इनको अलग अलग रख रखा है इसमें। फिर ये कंटेनर, ये जो है ना, ये फ्लेम प्रूफ कैबिनेट्स आते हैं ये वाले, इसको सेफ्टी कैबिनेट्स भी बोलते हैं। उसी में ये छोटी छोटी बॉटल्स आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फिर फ्यूम हुड की बात करें तो फ्यूम हुड एक तरह का वेंटिलेशन होता है। ये देखिए, अभी देखिए ये मशीन है, मशीन पे काम हो रहा है तो केमिकल डायरेक्ट पर्सन को एक्सपोज करता है। फ्यूम हुड लगाने से क्या है, ये एक्सपोजर देखिए ऊपर हवा में चलेगा, वो इनहेल नहीं कर पा रहा उस एक्सपोजर को, उससे बच गया है। तो फ्यूम हुड लगाने से इनहेलेशन वाला एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली फ्यूम हुड का है, ये हुड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें इंस्पेक्शन करना जरूरी रहता है, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए इसका। और इसमें फ्लो देखना पड़ेगा, हुड का फ्लो कितना है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसका सेफ सैश। सैश मतलब होता है जो फ्रंट की जो विंडो होती है ना, उसको सैश बोलते हैं। तो सेफ सैश का मार्किंग क्या है उसका। अनसेफ फ्यूम हुड यूज नहीं करना। देखिए ये इस तरह से वर्क होता है, ये इसका मार्किंग बता रहा है सैश का कितना है। फिर लीक वॉल्व, आप लीकेज भी यूज कर, इमरजेंसी किट आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर लीकेज हो रहा है वॉल से तो वॉल को आप क्लोज कर दीजिए, बॉडी में हो रहा है तो बॉडी को क्लोज कर दीजिए। ये इमरजेंसी किट में रहती है चीजें, राइट। कोई ये वाली जो है ना, ये अगर टैंक में लीकेज हो रहा है, स्पेशली से क्लोरीन लीकेज की किट में ये चीज आती है, स्पेशली क्लोरीन का टैंक अगर लीक हो रहा है तो। फिर पीपीज की बात करें तो पीपीज में स्पेशली आई प्रोटेक्शन आप गॉगल यूज कर सकते हैं, फेस शील्ड यूज कर सकते हैं। फिर लैब कोट आते हैं, लॉन्ग पैंट्स आती है, पूरा ड्रेस आता है जो आप पहन सकते हो उसमें, कोट और पैंट का। फिर प्लास्टिक के एप्रिन आते हैं, रबड़ एप्रिन भी आते हैं कास्टिक कोरोसिस को हैंडल करने के लिए। फिर केमिकल जो यूज है उसके टाइप का ग्लव यूज करना है। हर तरह का ग्लव्स हर तरह के केमिकल पे नहीं चलता है। जैसे कि आप नाइट्रिल ग्लव्स जो होते हैं ना, वो थोड़े चिकने से होते हैं। अगर आपका केमिकल भी बहुत ऐसा है जो आपको स्लिपरी इफेक्ट देता हो तो वहाँ नाइट्रिल ग्लव्स आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसका कैन उठाएंगे तो वो स्लिप कर जाएगा, दूसरा हजार्ड दे देगा, मतलब वहाँ पीपी हजार्ड दे रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप के ग्लव्स कौन से केमिकल में यूज करना है, ठीक है। टॉन्ग्स यूज करें केमिकल्स को लेने के लिए डायरेक्टली, या पंप लगा ले, छोटे छोटे पंप भी लगे होते ड्रम्स के ऊपर, डायरेक्ट केमिकल को टच ना करें। फिर हेलमेट्स की बात करें तो हेलमेट्स यूज कर सकते हैं जहां पे जरूरत हो। सपोज हाइट पे अगर रखा है, हाइट पे केमिकल का ड्रम रखा है तो वहां आपको हेलमेट भी यूज करना पड़ेगा। बॉडी प्रोटेक्शन में पीवीसी, रबर, लेदर, एस्बेस्टस, कॉटन एप्रिन्स, सूट्स, ये इसमें से कुछ भी जो वहां पे जरूरत हो वो यूज करना है। फुट एंड लेग की बात करें, फुट एंड लेग प्रोटेक्शन ग्लव्स, देखिए ये सब आप यूज कर सकते हैं। ये केमिकल डायरेक्ट टच नहीं करा, देखिए टोंग से ले रहा है, इस तरह से करना है इसको यूज। फिर आइस प्रोटेक्शन में एयर, आपका जो गॉगल्स है वो टाइट होना चाहिए और आपको साइड से भी आंखों को प्रोटेक्शन दे वैसा होना चाहिए, सिर्फ सामने से प्रोटेक्शन दे, साइड से भी दो, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, आपको कई बार हो सकता है रेस्पिरेटर्स लगे, डस्ट रेस्पिरेटर्स लगे, फिल्टर्स वाले लगे, या फिर कार्ट्रिज टाइप लगे, कैनिस्टर टाइप गैस मास्क लग सकते हैं। तो जो भी आपको लगे, या फिर BA सेट की जरूरत हो कहीं पे
SCBA, CABA, तो जो भी आपको लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। वहां पे देखना पड़ेगा, इमरजेंसी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको लगेगा। उसके बाद ये कुछ चीजें कॉमन सेफ्टी मेजर्स जो हमको फॉलो करने चाहिए, राइट। और अकेले काम मत करिए जब केमिकल के साथ कर रहे हो। वर्क प्लेस हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करिए, स्पिल लीक्स ना हो, ठीक है। केमिकल के साथ हॉर्स प्ले करने की कोशिश मत कीजिए। स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होना चाहिए केमिकल हैंडलिंग एरिया में। और खाना वगैरह वहां नहीं खाना है जहाँ केमिकल का स्टोरेज है, वरना कंटेमिनेट होने का खतरा है। केमिकल के साथ काम करते टाइम आप पहले हाथ धो ले, अगर कुछ आप और दूसरा काम करने जा रहे हैं तो आप प्लीज प्रॉपरली अपने हैंड्स वॉश कीजिए। और आप ये इंश्योर करिए जब भी आप हैंडलिंग एरिया में जा रहे हो केमिकल वाले, कि वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो एयर में, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, शॉर्टकट ना फॉलो करें प्रोसीजर्स में, क्लोथिंग नीट और क्लीन रखे, कंटेमिनेट क्लोथिंग को आप इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अनसेफ कंडीशन और अनसेफ कुछ भी हो रहा तो रिपोर्ट इमीडिएटली करें सुपरवाइजर को या सेफ्टी पर्सन को, ठीक है। हम एक वीडियो देखते हैं केमिकल स्पिलेज का, तो मैं वहीं से दिखाती हूँ, आपको नहीं दिखेगा वो। Hello, ma'am. Can we start for question session now? ओके, सो सर ये आई थिंक 2-4 स्लाइड और है, मैं हाँ, 2 वीडियो में हाँ। दिखा देती हूँ या तो देना बोलता है। ठीक है मैम, आप स्लाइड्स कंटिन्यू कीजिए। मैं 2 वीडियो और है वो दिखा देती हूँ, फिर हम फिनिश कर देते हैं, स्लाइड रहने देते हैं। ठीक है मैम, ठीक। इसके नीचे तो ओके मैम। मुझे फोल्डर दिखाना है। घरों में कोई रासायनिक वस्तु कहीं से टपकने या छनकर बहने लगे तो हमें संकट में डाल देती है। कारखानों में जहां हम काम करते हैं कोई वस्तु टपकने या छनकर बहने लगे तो समझ लीजिए कि ये किसी बड़े खतरे का आरंभ है। ये खतरा न केवल दिख रहा है स्लाइड, घरों में कोई रासायनिक वस्तु कहीं से वीडियो दिख रहा है? हाँ मैम, इट इज विजिबल नाउ। टपकने या छनकर बहने लगे तो हमें संकट में डाल देती है। कारखानों में जहां हम काम करते हैं कोई वस्तु टपकने या छनकर बहने लगे तो समझ लीजिए कि ये किसी बड़े खतरे का आरंभ है। ये खतरा न केवल आपके लिए है बल्कि आपके आसपास वालों के लिए भी हो सकता है। ये कार्यक्रम आपको जानकारी देगा कि अगर कोई वस्तु टपकने या छनकर बहने लगे तो किस प्रकार इसे निपटा जा सकता है। टपके की पहचान, टपकने वाले वस्तु को बरतने और निपटने का अधिकार रखने वालों को इसकी जानकारी देना, स्थान की सफाई वगैरह तमाम बातों को समझाएगा। परंतु ध्यान में रखिए, अगर टपकने या छनकर बहने वाली वस्तु अधिक हानिकारक हो तो उसके लिए आपको विशेष शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। रासायनिक टपके से निपटने के लिए 6 उपाय अपनाए जाते हैं। परिस्थिति की जांच करना, अधिकारी को सूचना देना, खतरे के स्थल की रक्षा करना, रासायनिक टपके की रोकथाम करना, सफाई करना, रासायनिक मिलावट से साधनों और कर्मचारियों को बचाना। परंतु पहला उत्तरदायित्व यह होगा कि आप अपने को बचाए रखें। जिस वस्तु की जानकारी आपको नहीं है उसे आप कभी ना छुएं, ना सूंघेंगे, ना चखेंगे। जब कोई रसायन छनने या टपकने लगे उसकी जानकारी प्राप्त किए बिना उस रसायन के पास मत जाइए। जब आप रासायनिक टपके को देखेंगे तो तुरंत परिस्थिति की जानकारी कीजिए। टपकने वाली वस्तु किस दिशा में जा रही है, नाली की दिशा में, कर्मचारियों की दिशा में, सूखी वस्तुओं की दिशा में, गर्म साधनों की दिशा में या आपके साथी कर्मचारियों की जानिब। टपके से तुरंत हानि पहुंच सकती है, परंतु अगर आप तुरंत रोकथाम कर ले तो बच सकते हैं। टपकने वाली वस्तु जहां से निकलती है उसके ऊपर का वॉल्व तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आप उस वॉल्व तक पहुंच नहीं सकते तो टपक कर बहने वाले मार्ग का अंदाजा लगाइए और पानी को चूसने वाली वस्तु से रुकावट डालिए। परंतु यह काम आप इस प्रकार करेंगे कि टपकने के साधन के पास आप नहीं जाएंगे, सुरक्षित दूरी से काम करेंगे। आपका प्रथम कार्य यह होगा कि आप रसायन के टपके के मूल्य स्थल का पता लगाएं। देखिए कि वो रसायन जमीन पर दौड़े आ रहा है या ऊंचा स्थान से बूंद बूंद टपक रहा है, या देखिए कि अलमारी, थाली या कंटेनर जैसी जगहों से छन कर बह तो नहीं रहा है। टपके का मूल्य स्थल आप जान लेंगे और जरूरी बचाव कर सकेंगे, जब भी आप टपके को वश में कर सकेंगे। ऐसे अवसर पर टूटे हुए टपकने वाले कंटेनर को आप उलट कर रख सकते हैं, जिससे टूटा हुआ भाग ऊपर आ जाएगा। मगर इस कंटेनर को उलटने से पहले देख लीजिए कि क्या वो ठीक प्रकार से बंद किया गया और सील किया हुआ है। इसी प्रकार टूटे हुए पाइपलाइन से टपकने वाले रसायन को ऊपर का वाल्व बंद करने से रोक दिया जा सकता है। टपकने या बहने वाले रसायन को चूसने वाली वस्तु के प्रयोग से या उदासीन करने या रोक लगाने के द्वारा साफ कर सकते हैं।
जिन वस्तुओं ने टपके को जन्म दिया है उन्हें ठीक करने के लिए इन साधनों का उपयोग कीजिए जो इनसे मेल खाते हैं। एक साधारण सा चूसने वाला साधन ये कार्य नहीं कर सकता। चूसने वाले साधन ही से ये काम लिया जा सकता है कि वो टपकने वाले रसायन को ऊपर ले जाकर नए कंटेनर में डाल सकता है। सफाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सब के सब नए कंटेनर उचित प्रकार से निशान लगाए गए हों, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर टपकने वाले रसायन की सफाई न हो सकी तो दोबारा चूसने वाले साधनों का प्रयोग अवश्य कीजिए। टपक कर फैले हुए रसायन वस्तुओं का ठोस शक्ल में बदलना जरूरी है, यह बात ध्यान में रखिए। आपका दूसरा काम यह होगा कि रसायन को उदासीन कर दे, अर्थात एसिड या दूसरे मूल्य वस्तुओं के प्रयोग से रसायन को समतल भाव में ला ले। रसायन को साफ करने से पहले रसायन में मिली हुई वस्तुओं की जानकारी के लिए वस्तु सुरक्षा स्तुत वर्णन पत्र को अच्छी तरह से देख लीजिए। सामिल चंद को अनम्यूट करो। सेमी एक सेकंड। Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. Yeah, I'm calling from, actually, I'm speaking from Bahrain. Okay. Okay. Just one, because it was very good presentation. Thanks a lot. It is very easy, understandable Hindi also. There is one suggestion. It is not a sub question or something. When we are transporting flammable materials or chemicals from one container to another container, the presentation focusing only on the leakage. Okay. Okay, because in our industry, most of the points we have observed, the earthing and bonding, the most of the people when they are transporting liquid from one container to another container. So if you could add these comments in the presentation, I think it will add more value, I believe. That's my suggestion. That's all. Sure, sir. Sure, sir. Yeah. Thank you. Other than that, it's very clear. We are very happy. Thank you, sir. Okay. So now I request all the participants that I had shared one link with you. So you have to just give your feedback in that, and after that you will get certificate within 1 week. You will get the certificate from Medicaps University. Okay. So now, ma'am, I would like to. Yes, anyone has having any question they can ask now. So, ma'am, very thank you for your No, speech. 5 minutes, please stay. I am reading the chats. Yeah, ma'am. I am reading the chats because. Yeah, ma'am. Yes, you can read it. So in chat, someone has asked me about MIC. MIC come in which type of hazard? So it is a chemical hazard. MIC is methyl isocyanate gas, due to which Bhopal gas tragedies happened. It comes in a chemical disaster. And another one has asked me about STEL. STEL is a short-term exposure limit. And its mentioning time is, इसमें time पूछा है मुझसे, तो उसका टाइम जो है वो शॉर्ट टर्म ही देखा गया, मतलब कुछ घंटों का ही देखा जाएगा या कुछ मिनट्स का देखा जाएगा, 8 आवर्स का नहीं रहेगा पड़ेगा. एंड another one I'm reading over. If anyone want to ask, please ask some question. I will try to answer it. And please fill the feedback form that is asked from this. Okay, now no questions left. Yeah, okay. Thank you very much, ma'am, for this speech. And I hope that every students and participants have learned much more from your session. And I'm very thankful, ma'am, that you have spared your valuable time for us. And probably we are seeing that you will be giving this type of webinars in future also. And ma'am, from Medicaps family and from management, I thank you. And ma'am, in future also we would like to be connected with you. And in future also, ma'am, we will be looking forward for such type of webinars. Okay, ma'am, thank you, and thank you a lot, ma'am. Sure, thanks for your support and coordination. Thanks especially to Professor Ram Bansal sir, Sandeep Yadav sir, and Ritwal Raghuvanshi sir for giving me this opportunity.
and Medicaps University for choosing me for this lecture. And I am also looking forward for some more set of webinars from your side. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Now, ma'am, now everyone can leave this meeting. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.